हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो ये अपन फुल लैंड टेस्ट का जो पांचवा टेस्ट हुआ था अपन उसका डिस्कशन जो वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। पहला कह रहा है, भारतीय संविधान की उधार ली गई विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इनमें से कौन सा सही है? वो कह रहा है सरकार का संसदीय स्वरूप जो हमने ब्रिटेन से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया, सही बात है भाई। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए के अंदर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि ब्रिटेन के अंदर, हमने वहीं से लिया है, तो सही है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, सही बात है। डीपीएसपी आयरलैंड से, सही बात है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, सही बात है। इसमें कितने युगम सही है? 4 युगम सही है। ये यूपीएससी में इस प्रकार के ऑप्शन जो शुरुआत की थी, है ना, तो वो अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये लगा के देख रहे हैं, ताकि यदि इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने भी आ जाएं तो आप एकदम से घबराओ नहीं, है ना। तो क्या है, इसमें सभी 4 युगम सही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट इस मामले में था कि चारों पता होने चाहिए। एक में भी यदि आपको मान लो इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, तो फिर आपको केवल 3 करके आते तो गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। जब भी इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पर गलत होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइप के ऑप्शन में आपको सारी बातें, सारे सारे स्टेटमेंट अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से ही आने चाहिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताना है। पहला कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही की जा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन पहला स्टेटमेंट देखो, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण, वो कहां गया? सशस्त्र विद्रोह। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मैं तो कह रहा हूं पहला स्टेटमेंट करते ही आंसर आ जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी क्रॉस चेक कर लो। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए उस राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश अनिवार्य। हाँ भाई, वो रिपोर्ट बना के भेजता है कि यहाँ पर संवैधानिक जो है वो स्थिति का पालन नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए जो ये कर दो। तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। सॉरी, क्या लिख रहे थे पर, राज्यपाल की लिखित सिफारिश मतलब वो रिपोर्ट भेजता है भाई। ये कहा जाता है कि भी गवर्नर जो है वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट जो वो भेजेगा, पर ऐसे कोई लिखित सिफारिश अनिवार्य है ऐसा कहीं संविधान के अंदर नहीं लिखा है ना। वो क्या करता है, एक रिपोर्ट भेजता है, गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है, पर जरूरी नहीं है कि वो लिखित सिफारिश करेगा तभी ये होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। ये अपन आर्टिकल 360 में साफ साफ क्लियर पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट को कह सकता है कि आपको फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को अपनाना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए, वित्तीय निर्देश दे सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों और शक्तियों का सही वर्णन करता है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि आपको पूरा सोचने पर मजबूर कर देंगे कि यार लग तो सही रहा है। पहला, वह सदन के स्थगन और सत्रावसान दोनों का निर्णय लेता है। अरे भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्रावसान, प्रोरोग और समन, ये दोनों तो प्रेसिडेंट के काम है ना। ये कहां लोकसभा अध्यक्ष को दे रहे हो? तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? गलत है। दूसरा, एंटी डिफेक्शन के मामलों में वह अंतिम निर्णय लेता है। एक बार मुझे सही लग रहा है, उसने सही पूछा था, एक बार तो मुझे यही लग रहा है, देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह केवल धन विधेयक को प्रमाणित करता है, वित्त विधेयक को नहीं। धन विधेयक और वित्त विधेयक तो पता तो उसी के पास जाके लगेंगे। जब वो कह देगा धन विधेयक नहीं है, इसका मतलब वित्त विधेयक है, तो ये स्टेटमेंट भी मुझे कोई सही नहीं लग रहा। चौथा, वह संसद की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये भी सही लग रहा है। ऐसा भी करके पढ़ा था कि वह लोकसभा की सभी समितियों की, जो भी होती समितियां बनती है, उसकी अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ये भी सही लग रहा है। लेकिन रुको रुको रुको, क्या क्या कह रहे हो? क्या पढ़ा था? लोकसभा की सभी समितियों, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? संसद की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की। अरे भाई, राज्यसभा के अंदर कोई समिति बनती है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यसभा सभापति करेगा ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। आंसर क्या आ जाएगा सर? बी आ जाएगा। अच्छा प्रश्न था, यहां पर फंसाने लायक प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है, सही लग रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों को रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल है, आर्टिकल 137 के माध्यम से शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारतीय न्याय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर लागू होगी, आर्टिकल 141 में यह भी दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में अपील सुन सकता है जो सीधे उच्च न्यायालय से आते हैं। गलत है भाई, ये तो क्या है, गलत है। केवल उन्हीं में जरूरी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 136 के तहत दूसरे मामलों में भी अपील सुन सकता है। कुछ ऐसे मामले भी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी लाए जा सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सॉरी, चौथा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में कह रहे हैं, संविधान मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच का निषेध करता है। देखो पहले क्या कह रहा है, शक्तियों के विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, सही बात है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मैंने आपको बता रखा कि केवल लगाओ तो थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं है कान खड़े करने का, क्योंकि सही है, ये लोकसभा के प्रति होती है उत्तरदायी सामूहिक रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो राष्ट्रपति के प्रति होती है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी भी न्यायालय में जांच का निषेध करता है, संविधान ऐसा प्रोविजन करता है भाई। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। पहला, भारत का निर्वाचन आयोग एकल सदस्य निकाय है। अरे भाई वाह जी वाह, लड्डू दे दिया शुरुआत में। कहाँ एकल सदस्य निकाय है, 1989 तक होता था, 1993 के बाद में 3 सदस्य आयोग है। तो क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, पहला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा, निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्या लोकसभा का चुनाव करवाता है, करवाता है। राज्यसभा का चुनाव करवाता है, करवाता है। राज्य विधानसभा की करवाता है, राष्ट्रपति की करवाता है, उपराष्ट्रपति की करवाता है, लेकिन पंचायतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही। तो क्या ये आंसर में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो तीसरे को हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो। अब बचता क्या है, पहला और दूसरा। अब इनमें से वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। पहला तो सही नहीं है, वो तो आ गया। अब अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और वेतन भत्ते समान होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष जो वो होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष तो होते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी वेतन भत्ते जो वो क्या होते हैं, असमान होते हैं या फिर समान होते हैं। नहीं होगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां वेतन भत्ते क्या होते हैं, समान। उनके कार्य है, उनके वेतन भत्ते, ये सब क्या होते हैं, समान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होते हैं, ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत। आंसर क्या आ जाएगा, गलत पूछा था, पहला और दूसरा। आंसर आ जाएगा सी, 1 और 2। ठीक है, चलो उसके बाद भी कोई बचता है क्या। तो ये थे आपके पॉलिटी क्वेश्चन। अब थोड़े से देख लेते हैं अपन हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, ये रहो, आसान आसान से प्रश्न है इस बार। प्रश्न जो इस सेंस में बहुत अच्छे बनाए हैं कि भाई बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आंसर बहुत आसान है उनके। पिछली बार देखते थे क्वेश्चन छोटे से होते थे, स्टेटमेंट 4-4 होते थे, बड़े टफ क्वेश्चन थे पिछली बार के पेपर्स में हिस्ट्री के। इस बार वाले में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थोड़े आसान दिए हैं। पहला, मुगल बादशाह अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अभी तक तो कुछ बता ही रहे। इस विभाग द्वारा फारसी में अनुवादित किए गए रज़्मनामा किस प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है। रज़्मनामा किसका अनुवाद है भाई, तो महाभारत का। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन विशेष रूप से महिलाओं की व्यापक भागीदारी के लिए जाना जाता है, बताओ भाई। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनाए, सोचने वाले। हम हमेशा पढ़ते हैं कि गांधी जी के आने के बाद महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ी। गांधी जी से आने के बाद में ये आंदोलन तो पहले का है। होम रूल लीग आंदोलन में भी ऐसा महिलाएं कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। तो क्या जाना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब शराब की दुकानों के आगे धरने देना है ना, वो सारे काम जो हुए। तो मुख्य रूप से जो है वो जाना जाता है, तो वो ये होगा। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर थे, वो किस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। दिल्ली असेंबली बम कांड, गलत है। क्योंकि दिल्ली असेंबली बम कांड जो है उसमें कोई फांसी की सजा कैसे हो जाएगी, वो किसी की हत्या थोड़ी की थी। हत्या तो की थी लाहौर षड्यंत्र केस, वहां से भाग के आए थे।
तो सजा तो उसकी मिली थी दिल्ली असेंबली कांड के तहत जो फांसी की सजा नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, यह भी अच्छा सोचने वाला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह यद्यपि व्यापक और वीरतापूर्ण था, लेकिन अंततः ये असफल रहा। इस असफलता के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पहला, सीमित भौगोलिक विस्तार और सभी वर्गों की भागीदारी का अभाव। दूसरा, कुशल नेतृत्व, संगठन और एक समान विचारधारा का अभाव। ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में अत्यधिक सैन्य संसाधन। अरे अत्यधिक सैन्य संसाधन होते तो प्रॉब्लम ही क्या थी, ये तो अच्छी बात होता, उल्टा हुआ ये तो। अधिकांश भारतीय शासकों और शिक्षित वर्ग का तटस्थ रहना। आंसर क्या आ जाएगा, सही उत्तर चुनो। तो 1 2 4 क्या आ जाएगा, 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री गुप्त काल से संबंधित है जिन्होंने दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा, पाई के संयुक्त मान का उल्लेख किया? इससे आसान प्रश्न कोई हो नहीं सकता था। आंसर क्या आ जाएगा, आर्यभट्ट आ जाएगा। बस इतने से पॉलिटिक ये हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो आसान सा पेपर था ये पेपर जो है मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली पिछली बार की तुलना में, आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फुल लेंथ टेस्ट हो उसकी तुलना में कम से कम पॉलिटी और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन जो हैं वो तो थोड़े आसान हैं। खासतौर पर हिस्ट्री वाले क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप ऑलमोस्ट सारे सही कर सकते थे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत मेरे हिसाब से हिस्ट्री का नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आगे की क्लास में आपको बाकी जो पेपर डिस्कशन है, बाकी जो पेपर है उसका डिस्कशन देखने को मिलेगा। मिलता है अगले क्लास। हाँ जी, तो अब अपने इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम फॉर द ब्लैंक। हमें बताना है कि कौन सा टेंस आएगा। क्या लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग, उसके बाद ब्लैंक है, यू वियरिंग ग्लासेस। तो यहाँ सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सर यहाँ यू सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अनुसार ही आएगी। वर्ब क्या आएगी, इसके अनुसार ही आनी चाहिए। अब देखो यू के साथ कभी भी है जा सकता है क्या, सर नहीं आ सकता। सर हैड आ सकता है, सर यू के बाद आईएनजी वर्ब लगी है, तो यहाँ कोई बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म ही आईएनजी लेती है, तो सर हैड भी नहीं आ सकता। अब हमें ए और सी ऑप्शन में से एक चूज करना था। अब देखो दोनों टेंस कौन से हैं, सर ए ऑप्शन में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और सी ऑप्शन में है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर बीन के बाद आईएनजी आ जाएगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें पता होना चाहिए कि सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है कोई प्रेजेंट के एक्शन को दर्शाने के लिए। यहाँ कोई प्रेजेंट का एक्शन हो रहा है क्या, वो पूछ रहा है कि तुम कब से ग्लासेज पहनते हो, वो तो ये पूछना चाहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऐसा एक्शन जो पास्ट से चल रहा हो और प्रेजेंट में भी है। वो पास्ट से पहन रहा था और प्रेजेंट में भी पहन ही रहा होगा, तभी उसने पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन ए ना होके क्या होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है। तो हमें टेंस बताना था। टेंस में या तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ वर्ब लगेगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगनी है वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। तो सब्जेक्ट के अनुसार जैसे ही देखोगे दो ऑप्शन कट हो जाते हैं, इन दोनों में से हमें मीनिंग के आधार पे क्या लग जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस बताना है। हमें एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्या लिखा हुआ है, फ्रैंक सेड टू अल्बर्ट, हाउ इज योर सर्च फॉर ए न्यू हाउस कमिंग अलोंग। अब देखो हमें बेसिक रूल्स याद होने चाहिए। मैंने आपको हमेशा, जब भी मैंने आपको वॉइस के क्वेश्चंस कराए हैं या फिर नरेशन के क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेट करो, कि हमें बेसिक रूल पता है, उसके आधार पे ऑप्शंस में क्या होगा। पहली चीज सर कौन सा है, सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ आ गया फ्रैंक आस्क्ड अल्बर्ट, यहाँ पे भी आस्क्ड आ गया, यहाँ पे भी आस्क्ड आ गया, यहाँ लिख दिया वांटेड टू नो, तो ये वाला ऑप्शन तो सर गलत हो गया। सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमें क्या पता है कि सर यहाँ दो कंडीशंस होती है। जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम इफ और विदर में से कोई एक कंजक्शन लगाते हैं। पहली चीज एक ही लगाएंगे, और इफ और विदर में से कोई भी लगा देते हैं, उनमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। दूसरा रूल हमें क्या याद होता है कि सर अगर WH वर्ड है तो वो खुद ही कंजक्शन की तरह काम करता है। हु, हाउ, ऐसे कोई भी WH वर्ड्स होते हैं वो खुद ही कंजक्शन की तरह काम करेंगे, वहां विदर और इफ नहीं लगाएंगे। तो जैसे ही ऑप्शन सी देखोगे, यहाँ विदर भी लगा दिया, हाउ भी लगा दिया, तो दो कंजक्शन एक साथ नहीं आएंगे। दो सेंटेंस को जोड़ना है तो एक ही कंजक्शन आना था, तो सर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ये दोनों सेंटेंस रह गए हमारे पास। इसके अलावा एक हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, मैं हमेशा नोट लगा के लिखाया था, जिसने क्लास में पढ़ा था उसको याद होगा,
कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो प्रश्नवाचक नहीं बनेगा। इंटेरोगेटिव उसमें इन्वर्जन नहीं होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। क्यों क्यों नहीं आती? क्योंकि है ना, कैसे बनता है देखो, डायरेक्ट सेंटेंस होगा, इस ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई बात बोली, ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई बात बोली होगी कि यार कैसे, क्या हो रहा है तुम्हारा, कुछ भी कोई भी पर्सन पूछ लिया, बी ने जाके ये बात सी को बताई होगी, तभी तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनता है। डायरेक्ट तो ये होता है कि ए ने बी को बोली, फिर बी सी के पास गया, सी ने कहा भी बी तेरे को ए क्या कह रहा था, बी ने कहा वो मुझे ऐसा कह रहा था, तो वो वहां जाके क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वहां जाके बताएगा कि वो मेरे से ऐसी बात पूछ रहा था, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक नहीं बनता। अब हमने देखा कि फ्रैंक आस्क्ड अल्बर्ट हाउ हिज रिसर्च लिखा है, और यहाँ हाउ वॉज योर रिसर्च, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, इसको इंटेरोगेटिव इन्वर्जन कर दिया है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना, जितने बेसिक रूल्स होते हैं उन्हीं के आधार पे ऑप्शन से हमेशा ये क्वेश्चन सही होते हैं, हमेशा 4 ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब अगला क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इन चारों में से एक इसमें भरना है। पहली बात सेंटेंस पढ़ते हैं, डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर, तो क्या रूल्स होते हैं चारों ऑप्शंस के? सर पहली बात नो सूनर, इसके साथ है ना किसका पेयर बनता है, कंजक्शन में किसका पेयर बनता है बताओ? सर नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है। हार्डली के साथ सर किसका पेयर बनता है? व्हेन का पेयर बनता है। ये याद रखने वाली चीज है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। नो सूनर के साथ क्या लगेगा? देन। हार्डली के साथ क्या लगेगा? व्हेन। जस्ट एज अकेला भी लग जाता है, इसके साथ सो भी आ जाता है, और एज सून एज भी अकेला लग जाता है। ठीक है जी। अब मुझे क्या पता चला कि सर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, फिर सब्जेक्ट आया, इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है, इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है। तो इन्वर्जन ना ही इससे होता है ना ही इससे होता है, ये आपने रूल पढ़ा होगा। जब भी नेगेटिव जो भी कंजक्शंस आते हैं, ये वाले नो सूनर, हार्डली, जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जब ये सेंटेंस की शुरुआत में लग जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं? इन्वर्जन कर जाते हैं। तो इन दोनों में से आंसर तो एक होना था। मेरी बात ध्यान से सुननी है कि इन्वर्जन हुआ क्यों? इस नो सुनर और हार्डली के कारण। जब भी इन दोनों से सेंटेंस की शुरुआत होती है, नो सुनर, हार्डली ऐसे वर्ड से जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वहां इन्वर्जन हो जाता है। तो ना ही ऑप्शन सी से होता है ना ही ऑप्शन डी से इन्वर्जन होता है। अगर यहाँ इन्वर्जन नहीं दिया होता तब हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ही ये है, इन्वर्जन का बेसिक सा मतलब बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए किससे? सब्जेक्ट से। इस चीज का ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत जगह लगेगा जब भी आप ग्रामर पढ़ोगे। ठीक है जी। अब इन दोनों में हमें याद क्या करना था कि सर यहाँ देन लगा है तो नो सूनर से बन जाएगा, अगर यहाँ वेन लगा होता तो हार्डली से भी बन जाता। तो इन दोनों के पेयर याद होने चाहिए, नो सूनर के साथ देन लगता है और हार्डली के साथ वेन लगता है। तो देन लगा हुआ है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भी क्या करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्यू इजी का सिनोनियम बताना है क्या होता है। अब देखो इसके अंदर देखो, इंक्वायरिंग और क्वेश्चनिंग ऐसे 2 वर्ड दिए हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस वर्ड को पढ़ते हैं ना क्यू इजी, तो हमें लगता है कुछ पूछा जा रहा है, तो फिर हम तुक्का भी मारते तो हम मानते हैं कि या तो इंक्वायरी कर रहा होगा या क्वेश्चन कर रहा होगा। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही आंसर नहीं है। क्यू इजी का मतलब क्या होता है? जब आप फील करते हो, कुछ सिक फील करते हो, आपके स्पेशल वर्ड बना है, स्टमक में कोई सिकनेस फील होगी ना, पेट में कोई उल्टी जैसा फील होना, ऐसी कोई सिकनेस फील होती है, उसके लिए वर्ड होता है क्यू इजी। अब याद कैसे करें? क्यू इजी नहीं है, मैं कहता हूँ ना क्यों इजी नहीं है, आपको कि थोड़ा मैं फिर सिक फील कर रहा हूँ, थोड़ा मैं सिक फील कर रहा हूँ, तो क्यू इजी का मतलब ही सिक होता है, ना ही क्वेश्चनिंग होगा ना ही इंक्वायरिंग होगा। थ्रस्टी का मतलब तो होता ही प्यासा है, तो ये तो कहीं से मिलता जुलता भी नहीं है। आप तुक्का भी मारते तो थ्रस्टी तो नहीं मारते, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इन दोनों ऑप्शंस में तुक्का नहीं मारना। इसका मतलब क्या होता है? क्यू इजी का मतलब ही होता है फीलिंग सिक, और पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है, स्टमक से संबंधित बीमारी होती है, उसके कारण अगर आप सिक फील करते हो तो क्यू इजी वर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो भी, इतने 4 ही क्वेश्चन थे आपके पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड। अब अपने देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहना? पहला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। हमने देखा सीरीज को देखते ही हमें क्या पता चला कि सर संख्याएं बढ़ रही है। सबसे पहला काम यही करते हैं, तो क्या हो सकता है सर? या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इन दोनों में से कुछ होता है। मैंने कहा आप डिफरेंस देख लो, आपने लिख लिया 74
80, 86, 95, x और 150। मैंने कहा इनका डिफरेंस देखो, आपने देखा 8 4 12, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ 4 और 5 4 9 का, यहाँ मुझे नहीं पता और आगे भी नहीं पता। मैंने कहा जैसे ही ये सीरीज आएगी, आपको मैंने ये सीरीज पेपर रिवीजन क्लास में और जब भी हमने क्लास में नोट्स पढ़े थे तब भी सीरीज पढ़ी थी, तब भी बताया था कि एक बेसिक सीरीज आपको बताई थी 4 2 2 3 6 की। इसको सोल्व करने का तरीका मैंने कहा इसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। यहाँ 3 गुणा किया हुआ है, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12 6 6 और 3 से किया ना, 3 3 9 और 18, ऐसी सीरीज बनती है। ये एक बेसिक है, याद रखने वाली सीरीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सर ऐसे कोई सीरीज को सोल्व कैसे करते हैं? जब भी मैं कह रहा हूं कि आधा हो जाए और उसके बाद एक वर्ड रिपीट हो जाए, जैसे ही एक नंबर आधा हो जाए और अगला नंबर रिपीट हो जाता है तो इसको ध्यान में रखना। इसके बाद आप इसका अंतर निकालते रहोगे, आंसर नहीं आएगा। अंतर निकाल के देख लेना, आंसर नहीं आएगा। इसको सोल्व करने का तरीका सर, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2 से। फिर सर 1 से कर दिया, क्या हुआ सर? पॉइंट बढ़ा, 0.5 बढ़ा दिया। पहले आधे से किया था, फिर 1 से किया था। अब किससे करेंगे सर? 1.5 या 3/2। डेढ़ यही तो होता है, 1.5 या 3/2। 6 को 3/2 से गुणा किया, 9 आ रहा है सर, 2 3 6 आ रहा है बिल्कुल। अगला किससे गुणा करना चाहिए सर? आधे से कर दिया, फिर 1 से कर दिया, 1.5 से कर दिया। अब किससे करेंगे सर? 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं इससे अगला नंबर पूछ लूँ तो आप कहोगे सर 2.5 या फिर 5/2। सेम बात होती है, 5/2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, 9 5 45। अगला नंबर पूछ लेता तो क्या आ जाता? 45 आ जाता। तो यहाँ सेम बात हो रही है। यहाँ भी क्या किया गया है? यहाँ देखो, पहले हाफ किया, सेम ही तो सीरीज है, फिर 1 गुणा किया, फिर 1.5 गुणा किया। अब क्या करेंगे सर? 2 गुणा का अंतर होना चाहिए। मैंने कहा करके देख लो, क्या आना चाहिए सर? 18 आना चाहिए। इसमें 18 जोड़ा, 8 5 13, 3 1 9 1 10 1 11, 113 आ गया। 113 आ गया। मैंने कहा ठीक है। इससे अगला अंतर हमने 45 निकाला है। 113 और 58 में 45 का अंतर है क्या? देख लो, 8 में से 3 गए 5, 15 में से 1 गए 4। बिल्कुल सही बात है, देख लो। तो अगला अंतर हमें पहले से ही पता था कि 45 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी कह रहा हूँ, ध्यान में रखने वाली चीज है। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 113। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डाइस से। क्या पूछ रहा है कि एक घन की फलकों पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है जी। उनमें से 3 उनके किसी घन की 3 अलग अलग एंगल से फोटो खींच के दी हुई है। 3 अलग अलग, एक ही घन होता है ये। जब आपको 3 4 5 6 कितने भी दे दे, आपको एक ही घन, एक ही क्यूब की या एक ही डाइस की अलग अलग एंगल से फोटो दे रखी है। तो हमें क्या करना होता है? हमें उसने पूछा घन की 2 फलके ए और बी क्रमशः कौन सी संभावित संख्याएं मौजूद हो सकती है। वो कह रहा है ए और बी पर कौन आ सकता है? 2 या 3 आ सकता है, 6 और 1, 1 और 4, 3 और 1। इन दोनों में से क्या ए या बी की जगह आ सकता है? मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है, कोई भी 2 फोटो उठा लो जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो। अगर ऐसी 2 फोटो है, ऐसे 2 डाइस की फोटो या क्यूब की फोटो दे रखी है जिसमें एक नंबर कॉमन हो, आपने कहा सर पहली और दूसरी में ही एक ही कॉमन है, एक नंबर है वो एक ही कॉमन है। मैंने कहा बस अब सबकी विपरीत फल के हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं सर? दोनों में एक कॉमन है, एक को यहाँ लिख दिया, एक को यहाँ लिख दिया, लिख दिया। अब दोनों से एक ही दिशा में घूमना है, एक ही दिशा है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपने कहा सर क्लॉकवाइज चलते हैं। पहले इससे गए तो 1 के बाद क्या आया? 4 आया, मैंने लिख दिया। फिर 4 के बाद क्या आया सर? 6 आया, मैंने कहा लिख दिया। सेम इसमें भी, अगर इसमें क्लॉकवाइज गए तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। सर क्लॉकवाइज गए तो क्या आया? पहला अक्षर 3 आ गया जी। फिर दूसरा अक्षर क्या आया सर? 2 आ गया। अब सर हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। बचा कौन सर? 5। वो किसका अपोजिट होगा? इसका, इसका अपोजिट होगा। अब हमें पता चल गया 1 का अपोजिट लेटर क्या आएगा? 5। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर 1 आएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, अगर सामने 1 आएगा तो पीछे 5 आ जाएगा, अगर पीछे 1 आएगा तो सामने 5। मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट सरफेस पर होंगे। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपने ये रूल पढ़ा होगा नोट, कि कभी भी 2 अपोजिट सरफेस होती है, 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई देगी, एक साथ नहीं दिखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कभी भी 2 अपोजिट सरफेस होती है वो एक साथ नहीं दिखाई देती, ये 100%
बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। और ना ही दोनों एक साथ गायब हो सकती है। अगर यहाँ 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, अगर यहाँ 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, और ऐसी कोई फोटो नहीं खींची जा सकती जिसमें 1 और 5 दोनों ही ना दिखे, 1 और 5 दोनों ही ना दिखे। ठीक है जी। अब मैंने कहा कि हमारे को 5 दिख रहा है तो इसका मतलब 1 नहीं दिखना चाहिए, ना ए की जगह 1 आ सकता है ना बी की जगह। सर ऑप्शन बी में 1 आ रहा है, ऑप्शन डी में भी 1 आ रहा है, ऑप्शन सी में भी 1 आ रहा है, तो 100% 2 और 3 ऐसे वर्ड होंगे जो ए और बी की जगह आ सकते हैं। ए की जगह 2 लिख दो या ए की जगह 3 लिख दो, बी की जगह 2 लिख दो या बी की जगह 3 लिख दो। क्लियर है? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ये रूल याद रखना भी, इस नोट को आप नहीं याद था आज तक तो याद कर लेना। अगला तो इजी सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि एक आपको चित्र दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि सर्कल पी है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? हार्ड वर्किंग पीपल। किसको करता है? मेहनती लोगों को। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि आर है वो, नहीं पी के बाद क्यू, क्यू दर्शाता है बुद्धिमान लोगों को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेलिजेंट पीपल को। ठीक है जी। उसके बाद लिखा आर है वो सच्चे लोगों को दर्शाता है, ट्रुथफुल पीपल्स, ट्रुथफुल पीपल्स। आर दर्शाता है सच्चे लोगों को। उसके बाद एस दे रखा है ईमानदार लोगों को दर्शाता है। एस किसको दर्शा रहा है? ऑनेस्ट पीपल्स को। ठीक है जी। हमारे पास पी क्यू आर एस 4 है। उसके बाद वो पूछ रहे थे कि कौन सा क्षेत्र, इस पूरे डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, उसमें पूछना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उन लोगों को दर्शाता है जो बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो इंटेलिजेंट किसको दर्शाता है? क्यू में होना चाहिए जी, बुद्धिमान है। ईमानदार भी है, इसका मतलब ऑनेस्ट भी होना चाहिए, एस में भी आना चाहिए। और सच्चे भी है, इसका मतलब क्या हो सकता है? सच्चे कौन थे सर? आर वाले। आर वाले ट्रुथफुल कौन है? आर वाले, इसमें भी आना चाहिए। लेकिन किस में नहीं आना चाहिए? लेकिन मेहनती नहीं है, मेहनती नहीं है, इसका मतलब पी वाले में नहीं आएगा। पी में मेहनती लोग थे, पी में नहीं आना चाहिए। तो पी वाले सर्कल में हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये पी वाला सर्कल है, इसमें आंसर नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये, हमने ऑप्शन देखा 5 7 6 8, 7 पी में आ रहा है तो इसका मतलब 7 आंसर नहीं है, 8 पी में आ रहा है तो 8 आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 5 या 6 में से एक होना चाहिए। ये 5 है, 6, इनमें से एक आंसर होगा। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आर में आए। सर आर में 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद एस में आए, एस में भी 5 और 6 दोनों आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है क्यू में भी आए। क्यू में जैसे देखा सर 5 क्यू में नहीं आ रहा, तो आ कौन रहा है? ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन बी अकेला है। इसमें आपने घर से कुछ नहीं करना, जो पेपर में दिया हुआ है उसी में से आपको ढूंढ के आंसर निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी होते हैं। तो 5 6 ऐसा नंबर है जो किस में आ रहा है सर? क्यू में भी आ रहा है, एस में भी आ रहा है, आर में भी आ रहा है, लेकिन पी में नहीं आ रहा। क्लियर है? चलो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या होगा? वो कह रहा है जो हेल्थ है ना, हेल्थ का हमें सेंट्रल एंगल बताना है। क्या होगा? सेक्टर का जो एंगल बन रहा होगा वो सेंट्रल एंगल बताना है। हेल्थ है कहाँ सर? ये वाला 15,000 से जो एंगल बनेगा वो बताना है। क्या पढ़ा है हमने? हमने जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पाई चार्ट वाला पढ़ा है उसमें हमें 2 चीजें पता होती है सर, टोटल 100% होता है और टोटल एंगल कितना होता है? 360। टोटल एंगल कितना बनता है, ये सब मिला के कितना एंगल बनाएंगे? 360। बस इतनी सी बात पता थी तो आंसर आ गया। मैंने कहा ये सब मिला के कितना एंगल बनाएंगे? आपने कहा सर 15,000 प्लस 20,000, 20 और 10 30 5 35,000, 35 और 8 43, 43 और 2 45, 45 और 5 50,000। हमें पता है कि सर 50,000 जो टोटल नंबर है इन सब ने मिलके कितना एंगल बनाया होगा? 360 डिग्री। ये बात समझनी थी बस। अब इसके बाद वो कुछ भी पूछ ले कि 50,000 जो टोटल नंबर दिए हुए थे कि 15,000 ने ये वाला एंगल बना दिया, 20,000 ने ये वाला, 5,000 ने ये वाला, 2,000 ने ये वाला और 8,000 ने ये वाला, इन सब ने मिलकर कितना एंगल बनाया? 360 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल बनता ही 360 डिग्री है। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है हेल्थ वाला कितना बनाएगा? वो कह रहा है कि 15,000 वाले ने अकेले ने कितना बनाया। अब वो 2 को मिला के भी पूछ सकता है कि इसको और इसको मिला के बताओ, हेल्थ और एजुकेशन को मिला के बताओ, हेल्थ और एंटरटेनमेंट को मिला के बताओ, तो कुछ भी पूछ सकता है। उसने अकेला हेल्थ पूछा था। मैंने कहा कि अगर 50,000 की वैल्यू 360 डिग्री है, एक की वैल्यू क्या होगी सर? 360 बटे 50,000। ये तो 5वीं 6वीं में सीख लेते हैं। उसके बाद पूछिए किसकी वैल्यू है सर? 15,000 की, तो 15,000 गुणा में हो जाएगा, 15,000 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हेल्थ का आ जाएगा एंगल 360 डिग्री वाले में से। सर 3 0 से 3 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 तिया 15, 36 तिया 108 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। और आप सबके एंगल अलग अलग निकाल के देख लेना इस तरीके से, उनको जोड़ने पे हमेशा 360 डिग्री बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 108 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी सी का मध्य एम हो। क्या पता है सर आपको मध्य के बारे में? सर मुझे इतना ही पता है, ए
प्लस बी प्लस सी, कितने नंबर है टोटल? 3 है। इनका नाम आ गया m। यहाँ से मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 3m। ये तो मुझे पहली लाइन से पता चल गया। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद लिख रहा है ए बी का गुणा करके उसको बी सी में जोड़ेंगे, फिर सी ए में जोड़ेंगे तो 0 आता है। क्या आता है सर? 0 आता है। ये उसने कंडीशन दे दी। ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य कैसे निकलेगा सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितनी संख्या है? 3। ये बताना है हमें, इनका मध्य बताना है क्या होगा। मैंने कहा यहां से आप क्या निकाल सकते हो? आपने कहा सर इस समीकरण को देखो तो मैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल सकता हूं। कैसे? आपने कहा सर दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अगर a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर करे और 3m की स्क्वायर करे तो यहाँ क्या आएगा? अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर होती क्या है सर? होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तो इधर वालों का स्क्वायर कर दिया, इधर वालों का स्क्वायर किया तो आ गया 9m स्क्वायर। हाँ या ना? 9m स्क्वायर आ गया। मैंने कहा यहां से आपको ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू पता है? आपने कहा सर बिल्कुल पता है, इसकी वैल्यू 0 है। किसके बराबर है? 0 के। तो 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही आ जाएगा। यहां से मुझे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया? 9m स्क्वायर के बराबर आ गया। आधे तो यही उत्तर टिक कर देते हैं, आधे तो यही उत्तर टिक कर देंगे, ऑप्शन डी आएगा। नहीं जी। अब हमें उसने क्या कहा कि इनका माध्य बताओ। माध्य तो यहां से आता है। क्या करना पड़ेगा? इनके योग में 3 का भाग देना पड़ेगा। इनका योग क्या है सर? 9m स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग आ गया, सम आ गया, कितना आ गया? 9m स्क्वायर। इसमें 3 का भाग दिया तो 3 से 3 कट जाएगा, 3m स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा उत्तर आएगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर आ जाएगा। इजी सा था, जो कहा था वो हमने कर लिया। बस याद रखने वाली चीज क्या है? ये फॉर्मूला। क्या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए? तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लेना भी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को एक सिरे तक जोड़ा गया। वो कह रहा है 2 क्यूब थे जिनका वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ पहले। वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। किसी भी घन का या फिर क्यूब के वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर? उसकी भुजा की क्यूब, उसकी साइड की क्यूब बराबर 64 आ गया। तो उसकी भुजा ए मान ली कितनी आ गई सर? 4। 4 का क्यूब ही 64 होता है ना। तो एक भुजा आ गई सर उसकी 4, एक आ गई तो सर हमें पता है क्यूब की सारी भुजाएं सेम ही होती है, सारी भुजाएं 4 होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि 2 घनों को एक सिरे तक जोड़ा गया। दोनों घनों को एक सिरे तक जोड़ा गया। अब यहाँ पता है 2 तरह के लोग आ जाते हैं। कोई तो कहता है कि सर ऐसे जोड़ दिया, और सॉरी इधर को बनाना, एक क्यूब ये था, इसके साथ में एक क्यूब यहाँ जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये 2 क्यूब जोड़ दिए। भी डायग्राम देख लेना, ये 2 क्यूब जोड़ दिए, एक के बाद एक क्यूब जोड़ दिया, ऐसे करके एक क्यूब था, इसके बगल में ही उसने दूसरा क्यूब और रख दिया। ठीक है जी। कई ऐसे सोचते हैं कि सर एक क्यूब ये था, मैं तो ऊपर भी तो जोड़ सकता हूँ, सिरों में यहाँ ऊपर भी तो जोड़ सकता हूँ एक क्यूब और। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो दोनों से आंसर सेम ही आता है, दोनों से आंसर सेम ही आता है। हमें दोनों क्यूब को जोड़ने के बाद मिलेगा क्या सर? क्यूब को जोड़ा, 2 क्यूब को जैसे ही जोड़ूंगा एक क्यूबॉइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक घनाभ। दोनों क्यूब को जोड़ा तो क्या आ जाएगा? एक घनाभ। और उसने लिखा है तो परिणामी घनाभ। वो खुद कह रहा है कि दोनों को जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा, रिजल्ट में क्या आएगा? एक क्यूबॉइड आएगा। अब इस घनाभ के लिए हमें एल बी और एच लिखना है, एल बी और एच लिखना है। आप इस फोटो को देखो पहले। सर जैसे ही इस फोटो को देखूंगा तो सर इसकी लंबाई तो सर डबल हो जाएगी 8, क्योंकि 4 यहाँ थी 4 यहाँ है, लंबाई कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है सर। चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा? सर एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब रखा था, चौड़ाई तो उसकी 4 ही रहेगी। सर ऊंचाई में कोई फर्क पड़ा? सर नहीं पड़ा, यहाँ 4 ही आ जाएगी। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही इस डायग्राम पे आएंगे तो यहाँ एल बी एच क्या हो जाएगा? सर यहाँ लंबाई तो 4 ही रहेगी, चौड़ाई भी 4 रहेगी, लेकिन ऊंचाई इस बार क्या हो जाएगी? 8। तो आप जैसे भी जोड़ोगे एक भुजा ही केवल 8 बनेगी, एक भुजा ही, एक साइड ही हमेशा 8 आएगी, बाकी दोनों क्या आ जाएगी? 4 4 आ जाएगी। फिर वो पूछ रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2 गुणा एल बी बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। फॉर्मूला याद था हमें। अब यहां से वैल्यू रख दो चाहे यहां से रख दो, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एक भुजा 8 है और हर भुजा 2 बार आती है, तो इसलिए कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। कोई भी वैल्यू रख देंगे हमें। हमने रख दी सर 2 गुणा एल की वैल्यू 8 रख दी, गुणा में 4 लिख दिया, फिर 4 गुणा 4 लिख दिया, फिर 4 गुणा 8 लिख दिया।
तो 2 बार 4 गुणा 8 आएगा, 1 बार 4 गुणा 4 आएगा, चाहे इससे भर लेना, सेम आ जाएगा। सर यहाँ से आ जाएगा 2 8 चौक 32 प्लस 16 48 6 2 8 2 10 0 1 3 3 6 7 और 1 8 160 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। 80 दूना 160 हो जाएगा, 160 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 7 है। ये हमें क्वेश्चन ने दे दिया। ये क्वेश्चन वैसे करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी पेन उठा के देख लेते हैं क्या हो रहा है। और लिख रखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, दो कंडीशन दे रखी है। और कह रहा है कि अल्फा और बीटा किसी बहुपद समीकरण के, किस बहुपद समीकरण के शून्यांक है। वो कह रहा है कि किसके है ना रूट्स है अल्फा और बीटा। 4 आपको समीकरण दे रखी है, इनमें से बताना है 4 इक्वेशंस में से किसके रूट है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट ही आप चेक कर सकते थे। आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, रूट्स का सम क्या होता है? सर हमें पता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है। मैंने कहा कि यहाँ से आप एक बार निकाल के तो देखो ऑप्शन से, सिर्फ ऑप्शन से हम देख रहे हैं कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने देख लिया। मैंने कहा पहले में आपने देखा कि x का गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस में 20 बटे में आ जाएगा 9। सर ये तो कटता ही नहीं, और हमारा आंसर 3 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए चला गया। मैंने कहा बी चेक कर लेते हैं। सर बी में भी 20 बटे 9 ही आएगा, निशान तो बाद में देखूंगा, कटना तो चाहिए। मैंने कहा ए भी नहीं है आंसर, बी भी नहीं है। सी में देखा तो सर माइनस 27 आ गया। हमेशा जो निशान होता है वो साथ में आता है, क्योंकि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इससे तुलना करके लिखते हैं। तो यहाँ हम हमेशा प्लस मान के बोलते हैं, तो जो निशान होगा माइनस 27 का वो साथ में आएगा इसके। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी, माइनस का तो हमने लगाया था एक, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस था। एक माइनस 27 यहाँ से आ गया, बटे में क्या आ जाएगा सर 9, 9 से कटेगा 3 पे, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, सर इसका 3 आ गया। हो सकता है 2 का भी 3 आ जाए, योग जरूरी थोड़ी है कि किसी एक का ही 3 आएगा, 2 का योग 3 आ जाए लेकिन गुणनफल अलग आ जाए। तो अगला भी चेक कर लेते हैं। सर ये ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। मैंने कहा अगला चेक किया तो सर 27 आ गया, 27 बटे में क्या आ जाएगा सर, माइनस हमने घर से लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला में था, और बटे में आ जाएगा 9। सर यहाँ से तो -3 आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही आंसर था। अगर आप इसे ऑप्शन से चेक करते तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर आना था, बस ऐसे ही करना था इसको। ठीक है जी, लेकिन कहीं ऐसा आ जाए कि यार जोड़ने पे 2 में माइनस 2 में 3 आ जाता, फिर सर क्या करते? फिर यहाँ आ जाओ, जैसा लिखा हुआ है वैसे सोल्व कर लो इसको। यहाँ क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है। मैंने कहा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है, इनको क्यूब बना के देखो, दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो सर आ जाएगा अल्फा क्यूब। अब ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर में क्या आ जाएगा सर 27। मैंने कहा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पता है? आपने कहा सर बिल्कुल पता है, क्या आएगी 7 आ जाएगी। ठीक है जी, फिर प्लस में सर 3, सर अल्फा बीटा यहाँ भी अल्फा बीटा यहाँ है, एक अल्फा बीटा मैंने कॉमन ले लिया। मैंने कहा ठीक बात है, यहाँ क्या बच गया सर, अल्फा बच गया, यहाँ क्या बच गया सर, बीटा बच गया, बराबर में आ गया 27। हाँ या ना? ठीक है जी, अब हमने देखा कि 7 तो उधर जाके घट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3 गुणा में अल्फा बीटा बराबर में, ओ इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो। कहाँ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर, 3 दे रखी है, बराबर में 20 आ जाएगा। यहाँ से 9 अल्फा बीटा बराबर में 20, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 20 बटे 9, 20 बटे 9। अब हमारे पास गुणनखंड भी आ गया। अब हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, दो ही तो ऑप्शन होंगे, ऐसे दो ही तो ऑप्शन थे हमारे पास। अब हमें ऑप्शन से चेक करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जिसमें योग भी सेम आ जाए और गुणनफल भी सेम आ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा जिसमें योग भी सेम आ जाए और गुणनफल भी सेम आ जाए। तो मैंने कहा क्या करें, आपने कहा सर गुणनफल निकाल के देखते हैं। सी का निकाल के देखें क्या होता है सर, चर अचर बराबर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस सी बटे ए, ओ सॉरी सी बटे ए, जो भी चर अचर वैल्यू होगी वो बटे में ए आ जाएगा। ठीक है जी, मैंने कहा चेक करते हैं। सर यहाँ तो आ जाएगा 20 बटे 9 ऑप्शन सी से, और ऑप्शन डी से क्या आ जाएगा सर, वहां से आ जाएगा -20 बटे 9। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी ही सही है। ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें हमने जो निकाला वो मैच हो रहा है।
मुझे पता है थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, ऐसा नहीं है मुश्किल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, पहली चीज तो यहीं से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता। बस आपको पता होना चाहिए कि दो जो भी रूट्स होते हैं उनका योग क्या होता है। किसी भी समीकरण के दो रूट दिए होंगे, उनके योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। हमें पता है इसकी वैल्यू तो 3 दे रखी है क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा कितना देर का है, 3 देर का है। अब यहाँ से हम निकाल के देखेंगे, पहले में निकाला भाग ही नहीं गया, दूसरे में भी नहीं गया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से -3 आ गया, तो हमारा आंसर 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे नहीं सोच पाते कि यार ऑप्शन पे जाए, तो सीधा सीधा, लेकिन ऑप्शन पे तो यहाँ से भी जाना ही पड़ेगा लास्ट में, तो सीधा सीधा हमने क्या किया, इसका क्यूब करके देख लिया, यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा गुणा बीटा भी आ गया। और इसका भी हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी जो भी नंबर दिया होगा, जो भी एक्स के बिना वैल्यू दी होती है उसको सी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हुआ है, लिख देंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू कितनी आ रही है, 20/9 आनी चाहिए, 20/9 ऑप्शन सी से ही आ रही है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। ये तो इजी सा था। अगर आप सोचते, क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी डेटा सेट में सभी मान समान हो, कुछ भी ए सारे मान समान दे रखे हैं, कुछ भी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, सभी जितनी भी वैल्यू दे रखी है सभी इक्वल है, तो वो कह रहा है तो बताओ कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समान होंगे। बताना है अभी, विच मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी विल बी इक्वल इफ ऑल वैल्यूज इन ए डाटा सेट आर सेम। सभी वैल्यूज सेम है। मैंने कहा सोचने वाली बात है कि अगर सभी वैल्यूज सेम है तो माध्य एक आएगा ही क्या, वही आएगा जो कोई वैल्यू है। अगर मैं कह दूं 20 रुपए 5 बार है और 5 लोगों में बांटने हैं तो 20 ही बटेंगे। माध्यिका, सर माध्यिका क्या होती है, इसमें तो सर हम बहुलक तो बिल्कुल ईजी है। अब मैं कह रहा हूँ कि बहुलक होता क्या है कि कोई वैल्यू कितनी बार आई, कोई वैल्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी तो चेक करनी होती है। मैंने कहा फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होगी, सारी सेम वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा सर माध्यिका, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, माध्यिका हमेशा वो ही रहेगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो अगर किसी सेट की सारी वैल्यू सेम होगी तो उसका माध्य देख लो, उसका मीन देख लो, उसका मोड देख लो, उसका मीडियन देख लो, तीनों हमेशा क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो भी आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने वाला था। अच्छा तो क्या था, अगर आप क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन है क्या वही करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कह रहा है, एक दवा का कैप्सूल है, एक मेडिसिन कैप्सूल होगा, उसका क्या है, एक बेलनाकार आकार का है। वो कैसा है सर, एक बेलनाकार आकार का, ये बेलनाकार बना लिया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है जिसके प्रत्येक सिरे पर, जिसके दोनों साइड, दोनों एंड्स पर क्या है, अर्धगोले लगे हुए हैं। कैसे लगेंगे अर्धगोले, ऐसे लगेंगे। बस ये सोचने वाली बात थी इतनी। अब कोई, वही तो बात है, कोई कहते कि सर कैप्सूल तो ऐसे था और अर्धगोला ऐसे लगा दिया। अब ऐसे लगाने को तो कुछ भी लगा लो, रोका थोड़ी किसी ने, लेकिन सोचने में जो चीज़ परफेक्ट होगी वही सोची जाएगी, उसका आंसर थोड़ी निकाल लोगे आप। अर्धगोला लगा दिया जी, ठीक है जी। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने देखी 14 mm, 14 mm की गोली थी भी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कैप्सूल का व्यास डी दे रखा है अपने को 5, तो आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 5/2। व्यास होता है क्या, ये वाला, ये हमारी आर है, ये आर है जी, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहले मुझे बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक बार सोचने वाली बात है कि सर अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिखूं, सरफेस एरिया मैं लिखूंगा, तो क्या होगा सर, ये 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है, तो 2 तो क्या हो जाएंगे सर, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में जो बेलन दिया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। यही तो बात लिखनी होगी। तो हम इसका टोटल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालें, हमें कोई फॉर्मूला थोड़ी पता है इसका, लेकिन सर हमें बेलन का भी पता है और अर्धगोलों का भी पता है। बस 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। मैंने कहा ठीक है जी, अब हम लिख लेते हैं। अब सबके लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम हमेशा से रटते आए थे कि सर 3πr² होता है, रटा हुआ था ना कि सर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr² होगा। मैं कह रहा हूँ पूरे गोले का क्या होता है, आपने कहा सर पूरा गोला होगा तो उसका होगा 4πr², लेकिन हमें नहीं पता होता कि 3πr² आता क्यों है। आधा ही तो किया है सर, मैंने कहा आधा तो करते हो, ये वाला तो सेम है लेकिन ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है, ये πr² एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 3πr² आता है। अर्धगोला आधा गोला करने पे 2πr² आना चाहिए था, हमने हमेशा से रटा 3πr² होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वाला जो ये ब्लू पार्ट है ये एक्स्ट्रा दिखता है जब भी गोले को काट दोगे, जब भी गोले को
काट दोगे। तो मैं अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि किसी गोले को दो भागों में काटने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से बढ़ेगा और पाई आर स्क्वायर दूसरे अर्धगोले से बढ़ेगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हमने दो अर्धगोले लगाए, ये तो अंदर चला गया ना भाग, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ी काउंट होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट ही नहीं होगा। एक पाइप है, उस पर दो अर्धगोले लगा दिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही होता है जिसपे कलर कर सकते हैं। तो कलर हम अंदर थोड़ी करेंगे वापस तोड़ के, पाइप नहीं करेंगे, कैप्सूल तोड़ के थोड़ी करेंगे अंदर कलर, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होने के बाद भी गलत हो जाता है। तो क्या यूज होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, इतने ही भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना था, यहाँ भी इतने ही भाग का लेना था। दो अर्धगोले तो मिला के क्या बन जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। पहली चीज तो ये, प्लस में सर इसका तो मुझे पता ही है क्या होना चाहिए सर, 2 पाई आर एच। ठीक है जी। अब मैंने कहा अब हम रख देते हैं सारी वैल्यूज, अब रख देते हैं सारी वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। अब देखो पहला है 4, फिर पाई, अब मैंने कहा आर स्क्वायर, इसके लिए आर क्या होगा सर, देर का 5/2, 5/2 की होल स्क्वायर लिख देते हैं प्लस में। उसके बाद सर बेलन के लिए हमें 2 पाई आर तो पता है, सर एच कैसे निकालूं, तो बेलन की हाइट कैसे निकलेगी, एच। सर बेलन की हाइट यही तो होती है यहां से लेकर के यहां तक। मैंने कहा मेरे पास यहां से यहां की वैल्यू नहीं है, ब्लैक, यहां से लेकर यहां तक ही तो निकालनी थी। सर यहां से यहां की वैल्यू कैसे निकालूं, मैंने कहा इधर वाले अर्धगोले की हाइट घटा दे और इधर वाले अर्धगोले की हाइट घटा दो, आंसर आ जाएगा। सर गोले की हाइट क्या होती है, सर गोले की त्रिज्या ही होती है। लास्ट पेपर में भी ये चीज डिस्कस की थी कि किसी अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी हाइट होती है। तो मैंने कहा त्रिज्या कितनी है, 5/2, हाइट कितनी होगी सर, 5/2। मैंने कहा एक साइड से 5/2 आ गई हाइट, एक साइड से 5/2 आ गई, दो आधे 5/2 को जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। 5/2 प्लस 5/2 10/2, 5 आ जाएगा। क्या आ गया सर, हमारे पास इन दोनों गोलों की हाइट आ गई 5, टोटल हाइट थी 14, तो 14 में से अगर 5 घटा दूंगा तो 9 किसकी हाइट आ जाएगी सर, बेलन की हाइट आ जाएगी 9। बेलन की हाइट क्या आ जाएगी, 9। मैंने कहा रख दो, आपने कहा सर 2 पाई आर की जगह सर 5/2 और एच की जगह 9। बस इसको सोल्व करना था, अब जैसे आपने करना है वैसे कर लो। यहाँ से 2 पाई बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 25/2 आ जाएगा, 25/4 सॉरी, प्लस में 2 पाई बाहर चला गया, यहाँ 45/2 आ गया, यही होगा ना, 9 5 45/2 आएगा। 50 और 45 नहीं, ये 2 से 2 कट जाएगा, 25/2 प्लस 45/2 क्या हो जाएगा सर, 25 और 45 को जोड़ दूंगा, 0 2 4 2 6 और 1 7/2 गुणा 2 गुणा 22/7। सोल्व अपने तरीके से कर लेना भी जैसे करना है, 2 से 2 कट गया, 7 से कट गया 10 पे, 22 दाया 220 हमारा आंसर आ जाएगा। 220 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर था। तो बस क्या ध्यान रखना था, एक तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, जो हमने रटा हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर वो नहीं होगा। उसके अलावा हमें ध्यान देना था कि बेलन की हाइट कैसे निकलेगी, बेलन की हाइट इन दोनों की त्रिज्या ही इनकी हाइट होती है, उन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल हाइट में से घटा लेंगे तो हमारे पास बेलन की हाइट आ जाएगी। उसके बाद तो ईजी सा था जी। चलो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इजी सा था। क्या कह रहा है कि एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 है। क्या दिया हो सकता है, एक घनाभ में सर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। विमाएं यही तो होती है, डायमेंशन और क्या होगी क्यूब की, यही होगी सर। 5 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 804 है, टोटल सरफेस एरिया क्या है सर, 846 है। मैंने कहा ठीक है जी, वर्क सेम ही है। घनाभ का आयतन बताना है, आयतन कैसे निकलेगा सर, एल बी एच की वैल्यू पता चल जाए तो एल गुणा बी गुणा एच, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच, वो हम निकाल लेंगे। मैंने कहा पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखो, आपने कहा सर 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, 846 के बराबर आ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू 5 रख दूं क्या, नहीं सर, जब भी अनुपात में वैल्यू होती है तो मैं इसको मानता हूँ 5x, इसको मान लेता हूँ 3x और इसको मान लेता हूँ 4x, क्योंकि x कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होती है जो कटी होती है। अगर वो 1 आ जाएगी तो सेम लिख देंगे, अगर कुछ और आ जाएगा तो गुणा करके लिख देंगे। मैंने कहा वैल्यू रख दो सर, 2 से तो ये कट देता हूँ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 423 आ गया। एल बी की वैल्यू रखी सर, एल गुणा बी, 5 तिया 15 और x को x से किया x स्क्वायर,
गुणा करना तो आता ही है अभी। उसके बाद सर बी एच, बी और एच की 4 तिया सर 12 एक्स स्क्वायर प्लस एच और एल 5 चौके 20 एक्स स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया सर 423 के आ गया। ठीक है जी, यहाँ से 15 17 10 27 47 एक्स स्क्वायर आ गया, ये किसके बराबर आ गया सर 423 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 423 बटे 47, सर भाग दे के देखना पड़ेगा, 7 8 56 7 निम 63, 9 से किया तो 7 निम 63 3 6 9 चौक 36 और 6 42, तो पूरा पूरा चला जाएगा 47 से ये 9 पे, किस पे चला जाएगा सर 9 पे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3, मैथ्स वालों का दिमाग ऐसे ही चलता है अभी है, प्लस माइनस 3 नहीं आएगी प्लस 3 ही आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स की वैल्यू हमने 3 निकाल ली। अब मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आ गया, क्या आ गया अभी सर एल आ गया, 3 की वैल्यू रखते ही लंबाई आ जाएगी 5 गुणा 3 15, ठीक है, चौड़ाई आ जाएगी 3 गुणा 3 9 और 4 तियां 12, ऊंचाई आ जाएगी 12। अब हमें क्या निकालना था घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है सर आयतन क्या होता है सर एल गुणा बी गुणा एच, मैंने कहा वैल्यू रख दो, आपने रख दी सर 15 गुणा 9 गुणा 12, 15 नहीं में 135 गुणा 12 करना था, 12 5 60 0 6 36 और 6 42 2 4 12 कम 12 4 16, 1620 हमारा आंसर आ गया। आयतन है तो सेंटीमीटर में था क्या, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1620 घन सेमी, सेमी क्यूब हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आंसर था। तो ये तो इजी सा था, बस यहाँ एक्स ऐसे नहीं लिखना कि 5 को 5 3 को 3 और 4 को 4 लिख दो, नहीं, जब भी अनुपात में वैल्यू दी होगी उनकी वैल्यू माननी है तो एक बार एक्स मानते हैं। और मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि 5 3 4 नहीं हो सकती है तो हमारी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। हो सकता है कि इनकी हाइट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 3 4 ही हो, तो अनुपात तो 5 3 4 ही आएगा, लेकिन वहाँ एक्स की वैल्यू अपने आप 1 आ जाएगी, यहाँ 3 आई है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो भी लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या लिखी हुई है 14587, ध्यान से देखना है क्वेश्चन, है तो इजी सा लेकिन कुछ बातें बताऊंगा ध्यान रखना है उनका, बटे 1250। वो कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कितने स्थानों के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। सर मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है ए बटे बी कुछ दिया होगा, ठीक है, हमेशा पूछेगा कि कितने टाइम बाद टर्मिनेट हो जाएगा। पहली चीज तो ये भी पूछ सकता है टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेट होता कब है, पहली बात तो सर जो हर में वैल्यू दी होगी, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, लिख लो चाहे ऐसे ही लिख लो, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। कैसे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ऊपर लिख दिया 50 नीचे लिख दिया 1200, तो इनमें कॉमन नहीं है क्या, है अभी तक। क्या कॉमन है सर, ये कट रहे हैं एक दूसरे से, जब तक ये कटेंगे तब तक काटना है, पहले इसे एकदम सरल अनुपात में लेके आना है, सरल भिन्न में लेके आना है। ये दोनों कट रहे हैं तो काट दो, अब भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, 5 1 कम 5, 5 से भी कट रहा है, 5 2 5 1 बटे 24, अब नहीं कट रहा सर। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक ए और बी में से कुछ कट रहा होगा तब तक काटना है, ठीक है जी। अब उसके बाद सर जो ये b की वैल्यू होती है, ये अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, m और n का मान कुछ भी हो सकता है। 4 बातें बताऊंगा, मुझे पता है टाइम लगेगा लेकिन सुनने वाली बात है। अगर ये b की वैल्यू इस अनुपात में गुणनखंड बनाने के बाद इस अनुपात में आ जाए, इस गुणनखंड के रूप में आ जाएगी, 2 गुणा 5 की कुछ भी पावर आ जाएगी, तो ये होगा टर्मिनेटिंग। तब क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये समाप्त होगा। अगर ऐसा नहीं है, इसके साथ गुणा में 3 आ जाए, गुणा में 7 आ जाए, अलग से कोई भी और नंबर आ जाएगा, सर गुणा में 4 आ जाए तो कईयों के दिमाग में ये भी आता है, अरे 4 आ जाएगा तो उसको 2 गुणा 2 लिख देंगे, सर गुणा में 10 आ जाए तो 2 गुणा 5 लिख देंगे, सर गुणा में 7 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। तो जब भी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में हर आ जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग होता है। पहली चीज तो ये सीखनी है। मैं अभी एक बात और बता देता हूँ, नोट, कईयों को ये होता है कि सर नीचे 2 की पावर 5 आ गई, गुणा में 5 तो आया ही नहीं, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाता है। यहाँ कोई भी वैल्यू लिखी होगी और नीचे 2 की पावर 5 आई है, मुझसे पूछ ले कि ये टर्मिनेटिंग हो गया, मैं कह दूंगा होगा। ऊपर कुछ भी लिखा हो, मैंने कह दिया होगा सर आपने तो कहा था 2 की पावर m और 5 की पावर n होना चाहिए, मैंने कहा 5 की पावर n की वैल्यू होल नंबर है, n इज इक्वल टू होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं,
जीरो से लेकर के अनंत तक की जितनी पॉजिटिव वैल्यू वो होल नंबर होगी। मैंने कहा अगर 5 की वैल्यू 0 रख दूं, 5 की पावर 0 रख दूं, तो किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो जहां 5 नहीं आ रहा, अकेला 2 भी आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 की पावर 0 मान लेंगे। अगर कहीं पे 5 आ गया अकेला, अगर इसके नीचे मैं 5 की पावर 5 लिख दूं, तो भी मैं कहूंगा ये टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 की पावर 0 है। तो ये 5 की पावर m या 5 की पावर n गुणा 2 की पावर n के रूप में ही होता है। बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है जी, टर्मिनेटिंग तो हमने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्या पूछा है? अब तो इजी सा चीज पूछिए कि कितने पॉइंट के बाद कितने अक्षर आएंगे टर्मिनेटिंग होने में। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि कितने अक्षरों बाद खत्म हो जाएगा। अगर इससे इसको भाग दें तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएगी। मैंने कहा बस इसको पहले सरल तोड़ लो। सर जो ऊपर तो ये लिख दिया एक बार, नीचे सर मैंने इसको तोड़ा। कैसे तोड़ते हो आप? ऐसे भाग दे के तोड़ लो भाई, अपने को वहां शर्म थोड़ी आ रही है कि कोई देख लेगा। देख लेगा क्या? यहाँ 2 से भाग दिया, 2 चिक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। इसके बाद 625 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा। सब 5 से किया तो 5 एकम 5, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 5 25। सर अब मुझे पता है 125 5 की क्यूब होती है, तो 5 से 3 बार देना पड़ेगा। मैं यहाँ 5 की 3 ही लिख लेता हूँ। तो हमारे पास आया क्या? 2 गुणा 5 की पावर 4 आ गया नीचे। 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर क्या आ गई? 4 आ गई। अब इन दोनों में कुछ कट रहा है क्या? अब देख लो सर, अगर 2 से कटता तो लास्ट में कोई सम संख्या होती, 2 से नहीं कट रहा। 5 से कटने का रूल क्या होता है सर? लास्ट में 0 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था। सर ये 5 से भी नहीं कट रहा, इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सोचो यहाँ एक और आ जाता, कुछ 7 वात आ जाता, और ये 7 से कट रहा है, तो इसको काटेंगे पहले। और अगर नहीं कटता, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ 7 आ जाता तो हम 7 से भाग दे के देखते कि सर कट रहा है या नहीं कट रहा। कट जाता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, क्योंकि 7 से कट गया, नीचे तो रहा ही नहीं 7। लेकिन अगर नहीं कटता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ 7 आ जाए और नहीं कट रहा, शायद 7 दूनी 14, 14 नहीं 7 दूनी 14, 0 7 8 56, 2 कट रहा है सर, नहीं कट रहा। 27 7 से नहीं कटता, नहीं कटेगा। तो 7 अगर नीचे आ जाता तो ये टर्मिनेटिंग होता ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, क्योंकि ये 7 से कट ही नहीं रहा था। लेकिन कैसे भी करके अगर ये 7 से कट जाता तो ये वैल्यू नीचे क्या हो जाती? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती। बातें ध्यान से सुन लेना, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस सुन लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को सोल्व कराना मेरा पर्पस भी नहीं था, ये तो मैंने सॉल्यूशन में भी लिख रखा है कि हाँ इसको 2 की पावर 5 और हाईएस्ट घात देख लो कितनी आ रही है, 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। ये चीजें समझने वाली है। क्लियर है? ठीक है जी। अब सर कितने दशमलव के बाद कितने अक्षर होना आने चाहिए? मैंने कहा दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है? 5 की है। अगर 2 की 8 होती तो वो देखते, 5 की 4 है तो 4 के बाद हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा ऑप्शन डी। पॉइंट के बाद भाग दे के देख लेना कैलकुलेटर में, पॉइंट के बाद 4 रिएक्शन आएंगे और टर्मिनेटिंग होगा 100%। ऐसा नहीं है कि पूरा कैलकुलेटर भर जाएगा, होता है ना, एक अपने 10 को 3 से भाग दे के देखो कैलकुलेटर में, पॉइंट 3 3 3 3 आएगा लास्ट तक। इसको आप दे के देख लेना, पॉइंट के बाद 4 ही अक्षर आएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बताने को ये इतना ही था क्वेश्चन, इधर वाला तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी मुझे, लेकिन इतनी चीजें समझाइए तो ध्यान से ये चीजें दिमाग में रखनी है। चलो ठीक है, मेरे को लग रहा है लास्ट ही था ना ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में। हाँ जी, तो आपके जो राजस्थान इतिहास से संबंधित प्रश्न है उनके ऊपर जो है अपन अभी चर्चा कर लेते हैं और जो डिस्कस है वो कर लेते हैं। देखें पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है कि सांभर और अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक व आदि पुरुष किसे माना जाता है जिसने 551 ईस्वी के अंदर सांभर में चौहान राज्य की जो है वो स्थापना की। यानी एक तो में सवाल जो है वो ये पूछा गया है कि सांभर के अंदर चौहान राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे। अब जो स्थापना करने वाले होंगे वही चौहानों के आदि पुरुष या फिर फाउंडर या फिर संस्थापक होंगे। ऑप्शन क्या है हमारे? अजयराज वासुदेव चौहान, विग्रहराज द्वितीय या फिर गुवक प्रथम। देखो हम जानते हैं कि राजशेखर की जो पुस्तक है प्रबंध कोश और जितने भी हमें ऐतिहासिक और स्रोत मिले उन सब के आधार पर हमारे राजस्थान के इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा इत्यादियों ने चौहान राज्य की स्थापना का जो समय काल है वो 551 ईस्वी माना है। और 551 ईस्वी के अंदर इन सब ने ये माना है कि वासुदेव चौहान नामक एक शासक ने सांबर के अंदर चौहान सत्ता की जो है वो क्या करी थी? स्थापना करी। एक और इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है और वो है हमारा बिजोलिया का अभिलेख। बिजोलिया का अभिलेख हमें ये भी जानकारी देता है कि वासुदेव चौहान ने अपने सांबर के अंदर जो सांबर झील है उसका क्या करवाया था? उन्होंने जो निर्माण है वो अपने करवाया था। हालांकि वही अभिलेख जो है हमें ये जानकारी देता है कि उस सांबर झील को उत्पन्न जो है वो विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने। तो अपने को ऐसा कोई सवाल पूछ ले कि साहब सांबर झील को उत्पन्न जो है वो किसने किया था अकॉर्डिंग टू बिजुलिया इंस्क्रिप्शन, तो ध्यान रखना किसने किया था? अपने विद्याधर ने किया था। क्लियर है? तो इसके अंदर हम देखें तो अपने जो आदि पुरुष या फिर संस्थापक जो है वो अपने किसको
किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान को माना जाता है। और हम कुछ बात करें जैसे अजयराज के बारे में, तो अजयराज चौहान के बारे में हम जानते हैं कि अजयराज चौहान का जो काल रहा है या फिर जो शासन टाइम पीरियड उनका जो रहा है, उसको हम चौहानों का निर्माण काल, साम्राज्य निर्माण काल जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साम्राज्य निर्माण काल जो है वो कहते हैं। इनके समय वासुदेव चौहान ने जो अपनी राजधानी है वो 551 के अंदर स्थापित करके इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अही छत्रपुर। कौन सी बनाई थी? अही छत्रपुर। अही छत्रपुर यानी हमारे नागौर का जो है प्राचीन नाम अही छत्रपुर। अही यानी अही का मतलब होता है सांप। हो सकता है यहाँ पर नागा वंश के जो शासक थे उनका शासन पहले यहाँ पर रहा हुआ और उनके नाम पर यहाँ का नाम जो है अही छत्रपुर हो। अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी के अंदर 1113 ईस्वी के अंदर अजयमेरू बसाया और अजयमेरू बसाकर वहां पर जो है एक दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और भी पढ़ते हैं हम इनके बारे में कि इन्होंने जो है अपनी रानी सोमलेखा या फिर सोमल देवी के नाम से सिक्के वगैरह जो है वो भी चलाए थे। उसके अलावा विग्रहराज द्वितीय के बारे में हम जानते हैं कि जो हर्ष मंदिर का लेख है वो इनकी विजयों का उल्लेख करता है। और इसके अलावा इन्होंने जो है शासक मूलराज को, चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया था और भड़ोच के अंदर आशापुरा माता का जो है क्या बनवाया था इन्होंने? मंदिर। अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। और गुहक प्रथम के बारे में हम सब जानते हैं कि ये हमारे प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक थे। ये हमारे कौन थे? प्रथम स्वतंत्र जो चौहान शासक है वो है नागभट्ट द्वितीय के ये सामंत है। यानी चौहान प्रारंभ के अंदर प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके सामंत, उनके फ्यूडल थे। और उसके बाद गुहक प्रथम जो है वो भी प्रतिहारों के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय के जो है उनके सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय ने इनको एक टाइटल, एक उपाधि दी थी, वो दी थी वीर। लेकिन गुहक प्रथम जो है उन्होंने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से जो है क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। इसलिए हम गुहक प्रथम को प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक जो है वो अपने कहते हैं। क्लियर है? आगे चले। अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में राजनीतिक जागृति लाने वाले प्रारंभिक संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। ठीक, पहला क्या है? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, अध्यक्ष जमनालाल बजाज और उद्देश्य रियासतों की जनता की दुर्दशा की और कांग्रेस का जो ध्यान है वो आकृष्ट करना। देखो यहाँ पर लगभग आपके अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका सारा ही जो है वो क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। और हो सकता है कि क्या पता आरपीसी इस ट्रेंड में हमसे प्रश्न पूछ भी ले। पहली बात तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य जो है आपसे इसीलिए होता है कि आपने जितना पढ़ा है उसका आपका सब रिवीजन हो जाए। कितना पेपर के अंदर अगर ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कितना जो है अटेंड कर पाते हो या फिर कितनी चीजें जो है वो आपको याद है। तो इस हिसाब से आपका राजपूताना मध्य भारत सभा का पूरा ही जो है आपके क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा जो है क्या 1918 के अंदर स्थापित हुई थी? बिल्कुल हुई थी, सही है। अध्यक्ष क्या जमनालाल बजाज थे? तो हम ये भी जानते हैं कि ये भी सही है। उद्देश्य रियासतों की जनता की जो दुर्दशा थी उसकी तरफ कांग्रेस का जो ध्यान है वो आकृष्ट करना। हम जानते हैं कि 1918 का समय था, हमारे राजस्थान से कई सारे नेता जो है वो दिल्ली गए थे। उनके अंदर हमारे जमनालाल जी बजाज थे, केसरी सिंह बारठ थे, विजय सिंह पथिक थे, नरसिंह देव थे। ये सारे लोग जो है वो अपने कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे। और कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था या फिर कांग्रेस की जो प्रांतीय ब्रांच आप कह दो, उस रूप में इन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा की जो है वो स्थापना की थी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य वो ये था कि साहब रियासतों की जो जनता की दुर्दशा है, कांग्रेस का ध्यान इसकी तरफ आकृष्ट करना, क्योंकि कांग्रेस अभी तक देशी रियासतों के मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर रही थी। और जितना देश जहां पर ब्रिटिश शासन था वहीं पर कांग्रेस जो है वहां के लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होती। लेकिन रियासतों की जनता की जो दुर्दशा है उसकी तरफ कांग्रेस ने कभी भी ध्यान आकृष्ट नहीं किया था। इसलिए इसका जो है मुख्य उद्देश्य यह था कि कांग्रेस का ध्यान जो है वो हमारे अपने रियासतों की जो जनता है उनकी तरफ क्या करना है? ध्यान आकृष्ट करना है। क्लियर है? तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा क्या है? राजस्थान सेवा संघ 1919 संस्थापक विजय सिंह पथिक, हरिभाई कीकर, रामनारायण चौधरी। उद्देश्य जागीरदार और राजाओं का प्रजा के साथ जो है सौहार्दपूर्ण संबंध जो है वो स्थापित करना। हम जानते हैं अपने राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1919 के अंदर वर्धा के अंदर की गई थी। और करने वाले लोग कौन थे? तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि एक हमारे विजय सिंह पथिक थे, एक रामनारायण चौधरी थे, एक हरिभाई कीकर थे और इनके सहयोगी सदस्य केसरी सिंह बारठ भी थे। इनकी आर्थिक जो सहायता है वो अपने किसने की थी? तो आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज जी ने की थी। इन्होंने वर्धा से राजस्थान जो केसरी है वो अखबार भी निकाला था। 1919 के अंदर इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर था? 1919 के अंदर जब ये स्थापित हुई थी तब इनका मुख्यालय वर्धा ही था। लेकिन 1920 के अंदर जो इनका मुख्यालय है वो अजमेर स्थापित कर दिया गया। जो राजस्थान केसरी पहले वर्धा से निकलता था वही राजस्थान केसरी बाद में अजमेर से निकलना जो है प्रारंभ हो गया। और अजमेर से जब राजस्थान केसरी निकलना प्रारंभ हुआ तो यहाँ जो संपादक थे उनका नाम था सत्यदेव विद्यालंकार। क्या नाम था उनका? सत्यदेव विद्यालंकार। ये नाम ध्यान रखना जरूर। क्लियर है? और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो हमने बात की थी कि राजा और जितने जागीरदार, जितने फ्यूडल है और जो राजा है
उन सब का प्रजा के साथ जो है क्या करना है, अच्छे संबंध जो है वो बनाना है, ताकि यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो है वो चलती रहे। और इनके मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि राजा की छत्र छाया के अंदर उत्तरदायी सरकार की जो है स्थापना करना, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब प्रजा और राजाओं और जागीरदारों के जो संबंध है वो क्या रहे, अच्छे रहे। तो ये हमारा दूसरा कथन ये भी सही है। तीसरा है वीर भारत सभा 1910, संस्थापक केसरी सिंह बारठ, और उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करना। हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो अभिनव भारत सभा थी, ठीक है, सावरकर की, उन्हीं का अगर हम यहाँ पर बात करें अपने प्रांतीय स्तर पर या फिर प्रांत के स्तर पर अगर ब्रांच की बात करें, तो केसरी सिंह बारठ के द्वारा अपने वीर भारत जो सभा है 1910 के अंदर इनके द्वारा स्थापित की गई थी, और इनका जो उद्देश्य था वो यही था, क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है वो अपने क्या करना, प्रचार जो है वो अपने करना। क्लियर, ये भी सही है। चौथा है अपने मारवाड़ सेवा संघ 1920, अध्यक्ष दुर्गा शंकर, उद्देश्य जनता में राजनीतिक जागृति लाना और राज्य की अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना। बिल्कुल ये हमारा जो है ये भी सही है। हम जानते हैं कि अपने राजस्थान सेवा संघ के तर्ज पर अपने मारवाड़ सेवा संघ जो है उसका क्या किया गया था, उसकी जो है अपने क्या की गई थी, स्थापना जो है वो की गई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो अपने दुर्गा शंकर थे, और इसके जो मंत्री थे, महामंत्री, वो थे अपने प्रयागराज भंडारी। कौन थे वो? अपने प्रयागराज भंडारी। और इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि एक तो जनता में राजनीतिक जागृति जो है, जनरल अवेकनेस जो है वो अपने लानी है, और राज्य की जो अन्यायपूर्ण गतिविधियां हैं उनका क्या करना है, विरोध जो है वो अपने करना है। यानी जागीरदारों और राजाओं के द्वारा अगर कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य जो है वो लोगों के खिलाफ किया जाता है, प्रजा के खिलाफ किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है हमें क्या उठानी है, आवाज जो है वो उठानी है। तो इसमें से कौन से सही सुमिलित है? तो हमारे चारों ही जो है वो सही सुमिलित है। ऑप्शन डी जो है अपने क्या हो जाएगा, सही जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई, के प्रथम अधिवेशन जो 25 से 26 नवंबर 1941 की अध्यक्षता किसने और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया था? ऑप्शन क्या है हमारे? अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उद्घाटन जमनालाल बजाज, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन आचार्य कृपलानी, अध्यक्ष भूरेलाल बयां, उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित, अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, मैं आपको 100% बताता हूँ, ये शायद आपके पिछले पेपर का भी यही क्वेश्चन था और आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट क्यों पूछा जा रहा है। ये जो है प्रश्न जब यहाँ पर पूछा जाता था और जैसे ये पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कि अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, तो बहुतों के दिमाग के अंदर आया और उन्होंने जो है इसको सही कर दिया। बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, ना कि जो ये अधिवेशन हो रहा है प्रथम अधिवेशन के। मुझे पता है कंफ्यूज हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे हिसाब से कम स्टूडेंट ने ये इसके ऊपर जो है एक बार सोचा तो जरूरी होगा, और इसको जो है किया भी जरूरी होगा। तो इसके अंदर हम अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि 25 से 26 नवंबर 1941 को अपने मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो स्वयं माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी, और इसका जो उद्घाटन है वो आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है, प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा किया गया था, वो भी यहाँ पर आई थी। उसके अलावा हम बात करें जो बलवंत सिंह मेहता है वो हमारे प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे? प्रजामंडल की, जब ना कि अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस समय प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, और भूरेलाल बयां को जो है अपने क्या बनाया गया था, तो साहब उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। मंत्री कौन थे? महामंत्री खुद माणिक्यलाल वर्मा थे। और लेकिन यहाँ पर जब अधिवेशन की हम बात करेंगे तो इसके अंदर अपने अध्यक्षता जो है वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, और जो उद्घाटन है वो अपने किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने किया था। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है? भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय या फिर रियासती विभाग या डिपार्टमेंट का जो है वो गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष और जो सचिव है वो क्रमशः कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे? कि जब अपने भारत की स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण करना था, और देशी रियासतें उस समय जितनी भी थी उन सबको भारत के अंदर सम्मिलित करना था, इसलिए एक जो है अपने विभाग, एक डिपार्टमेंट जो है उसका गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष और जो सचिव है वो कौन थे? ऑप्शन क्या है हमारे? जवाहरलाल नेहरू, वी.के. कृष्ण मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी.पी. मेनन, अध्यक्ष अपने लॉर्ड माउंटबेटन, सचिव के.एम. मुंशी, अध्यक्ष राजगोपालाचारी और सचिव एच.वी.आर. अरेंगर। इसके अंदर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है कि अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव जो है अपने वी.पी. मेनन थे। जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब हम जो है ये पढ़ते हैं कि अपने जब राजस्थान का एकीकरण जो है वो 1948 से लेकर 1956
तक 7 चरणों के अंदर जो है कंप्लीट हुआ था। और इस हिसाब से इस प्रकार अपने राजस्थान का जो है भारत के अंदर क्या हुआ था, विलय जो है वो हो गया था। और इसके अंदर अगर महत्वपूर्ण किसी की भूमिका रही थी तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही थी, और उनके जो सहयोगी थे वीपी मेनन। तो अपने जो रियासती विभाग है उसके सचिव तो वीपी मेनन थे, और अध्यक्ष जो है वो अपने कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अपने राजस्थान का एकीकरण का चतुर्थ चरण हो रहा था, वृद्ध राजस्थान, वृद्ध राजस्थान का जो उद्घाटन है, यानी कि अपने जो है तीसरा चरण जो हुआ था संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के अंदर अपनी 4 जो बड़ी रियासतें थी, जैसलमेर हो गई, जोधपुर हो गई, बीकानेर हो गई और जयपुर हो गई, इन चारों का जब विलय हुआ था 30 मार्च को, तो वहां पर उसका उद्घाटन जो है चतुर्थ चरण का, यहाँ पर वृद्ध राजस्थान का, उसका उद्घाटन भी जो है अपने किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वृद्ध राजस्थान का आपका उद्घाटन जो है वो भी किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? बाकी आपके हो गया, राजस्थान इतिहास के इतने ही प्रश्न थे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो पहला अपन देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में दिए हुए हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, रामसनेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे? वो वाज द फाउंडर ऑफ सिंथल ब्रांच ऑफ रामसनेही सेक्ट। रामसनेही संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ते हैं, 4 शाखाएं उसकी पढ़ते हैं और 4 प्रवर्तक या फिर उसके संस्थापक अपन पढ़ते हैं। तो उसमें आता है रामचरण जी, हरिदास जी, दरियाव जी और रामदास जी। तो सिंथल बीकानेर की जो शाखा है उसके आपके हरिराम दास जी थे। कौन थे? हरिराम दास जी। इसको सिंथल भी बोलते हैं और इसको आपके सिंथल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? वो वाज द विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र। यानी कि चैत्र महीना जब अपने वर्ष प्रारंभ होता है साल का, या हिंदू नववर्ष के अनुसार जब अपने साल प्रारंभ होता है तो पहले महीना आता है चैत्र, और चैत्र का जो शुक्ल पक्ष आता है उस शुक्ल पक्ष की एकम को अपने नवरात्रा प्रारंभ होते हैं और उसके साथ में ही अपने हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, और रामनवमी को अपने बही खाते चेंज किए जाते हैं। उसी समय अपने तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। 18 दिन होते हैं, चैत्र का पहला दिन लगता है यानी कि आपके धुलंडी वाले दिन से होली के अगले दिन से अपने गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है, और 18 दिन ये गणगौर का पूजन चलता है। और जब आपके चैत्र शुक्ल तृतीया आती है तो उस दिन अपने क्या मनाया जाता है? गणगौर मनाया जाता है। तो चैत्र माह में कौन सा महीना है? गणगौर महीना। तीज आपके सावन से संबंधित है और दूसरा आपके भादवे से संबंधित है। छोटी तीज सावन से और बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज वो आपके भाद्रपद महीने से या भादवा से संबंधित है। होली जो मनाई जाती है वो आपके फाल्गुन में मनाई जाती है। अक्षय तृतीया है वो मनाई जाती है आपके बैसाख के महीने में। अखा तीज जिसको बोलते हैं वो मनाई जाती है बैसाख के महीने में। तो यहाँ पर आपके कौन सा है? गणगौर त्योहार है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सांगलिया धूणी कहाँ स्थित है? वेयर इज सांगलिया धूणी द मेन सेंटर ऑफ द सरवंगी सेक्ट लोकेटेड। सरवंगी संप्रदाय आपके सिक्कर से संबंधित है और इसके प्रवर्तक जो थे वो कौन है? अपने लकड़दास जी महाराज है। कौन है भाई? लकड़दास जी महाराज है। तो इनकी जो धूणी है वो आपके सिक्कर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में स्थित है, सरवंगी संप्रदाय की या सरवंगी सेक्ट की। नेक्स्ट आपके गुलाम अली बलदेव छोटेलाल का संबंध किस चित्रकला शैली से है? गुलाम अली बलदेव छोटेलाल आर रिलेटेड टू विच पेंटिंग स्टाइल? तो इसमें दिया हुआ है आपके अलवर, बूंदी, बीकानेर और जयपुर। तो ये अलवर पेंटिंग स्टाइल से या फिर अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से आपके संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है आपके फोर्ट दिए हुए हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट लिस्ट में आपके फोर्ट या फिर आपके दुर्ग दिए हुए, दूसरा आपके लोकेशन दिए हुए। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, जनरल सा प्रश्न है आपके। मेहरानगढ़ है वो तो है आपके जोधपुर में, चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर। जूनागढ़ है वो आपके रातीघाटी बीकानेर। कुंभलगढ़ है वो आपके राजसमंद में है। फिर उसके बाद में रणथंभौर है वो आपके कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो इसको आप लोग मैच कर लेना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री गुप्त काल से संबंधित है जिन्होंने दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और पाई के सन्निकट मान का उल्लेख किया है? हु अमोंग द फॉलोइंग फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड इंट्रोड्यूस द डेसिमल सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई? तो ये आपके कौन है? तो ये भाई आर्यभट्ट है। अपने जीरो की अवधारणा देने वाले कौन है? आर्यभट्ट है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी चोटियां सिरोही जिले में स्थित है? इससे पहले एक प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पारंपरिक मधुमक्खी पालन को औद्योगिक रूप दिया गया है और अब एक जीआई के नामांकन की प्रक्रिया में है? तो ये आपके जीआई के नामांकन की प्रक्रिया में मधुमक्खी पालन को औद्योगिक रूप आपके झालावाड़।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सी चोटियां सिरोही जिले में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर लोकेटेड इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ऋषिकेश है, अचलगढ़ है, दिलवाड़ा है और आपके शेर है। तो ये चारों ही चोटियां आपके कहाँ पर है, ऋषिकेश भी है, दिलवाड़ा भी है, अचलगढ़ भी है और शेर भी है। इनमें जो जरगा आती है बीच में वो आपके उदयपुर में आती है, बाकी चारों चोटियां कहाँ पर आपके सिरोही जिले में स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ तो आपके कॉपर की माइंस दी हुई है, तांबा की खान दी हुई है और दूसरा आपके सामने डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो पहली है आपके भगोनी, तो भगोनी तो आपके अलवर में स्थित है। मदान कुदान वाला क्षेत्र है वो है आपके झुंझुनू में। फिर उसके बाद में चारी मानपुरा है वो आपके उदयपुर में। देवतलाई वाला जो क्षेत्र है खान का वो आपके भीलवाड़ा में। तो पहला तो भगोनी आपके अलवर में, मदान कुदान झुंझुनू में, चारी मानपुरा उदयपुर में और देवतलाई आपके भीलवाड़ा में। तो ये आपके प्रश्न का आंसर है। फिर उसके बाद में आता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित में से आपके त्रिवेणी संगम या फिर आपके कॉन्फ्लुएंस दिए हुए हैं और इधर आपके रिवर्स या फिर नदियां दी हुई है। तो यहां पर देखना कि पहला कौन सा दिया हुआ है, रामेश्वरम घाट, दूसरा दिया हुआ है राजमहल, तीसरा दिया है बिगोद और चौथा दिया हुआ है बेणेश्वर। और नदियों का यहाँ पर सामने नामकरण दिया हुआ है। तो यहां सबसे पहले अपने बनास नदी पर जो बनते हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। ये आपके बनास नदी, इस पर कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, तो इन त्रिवेणी संगम में से अपने कौन से दिए हुए हैं। तो पहला तो आपके बिगोद भीलवाड़ा में है। कहां पर है भाई, बिगोद भीलवाड़ा में। बिगोद भीलवाड़ा में यहां पर पहली नदी तो है आपके बनास नदी, दूसरी नदी इधर से आती है जिसका नाम है आपके मेनाल नदी और तीसरी यहां से ये नदी आती है, इसका नाम है आपके बेड़च नदी। तो बनास, बेड़च और मेनाल ये आपके बिगोद भीलवाड़ा में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। फिर उसके बाद में अगला त्रिवेणी संगम बनता है आपके राजमहल टोंक में। कहां पर बनता है, राजमहल टोंक में। अब यहां से एक नदी तो आपके जा रही है बनास नदी, दूसरी नदी इधर से आती है जिस नदी का नाम है आपके खारी नदी, और तीसरी एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है आपके डाई नदी। तो बनास, खारी और डाई इनका जो त्रिवेणी संगम या कॉन्फ्लुएंस बनता है वो कहाँ पर है, राजमहल टोंक में बनता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बनास पहुंच जाती है आपके सवाई माधोपुर में, इधर से नदी आती है जिसका नाम है आपके चंबल नदी, और यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है सीप नदी, और यहां पर रामेश्वरम नामक क्षेत्र में ये कॉन्फ्लुएंस बनता है या फिर आपके त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये किस किस का है, बनस, चंबल और आपके सीप का। तो तीन तो ये है। फिर उसके बाद में इसमें पूछा गया है माही नदी से संबंधित बेणेश्वर धाम का। तो बेणेश्वर धाम का अपने कौन कौन सा है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। इधर से अपने माही नदी आती है और यहाँ पर आपके बेणेश्वर धाम में एक कॉन्फ्लुएंस बनता है। कहाँ पर बनता है, बेणेश्वर धाम में एक कॉन्फ्लुएंस बनता है। तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है आपके सोम नदी, यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है आपके जाखम नदी, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र से छोटी सादड़ी से, और इधर सोम आपके बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, उदयपुर से। और ये आपके मुख्य नदी कौन सी है, माही नदी। और ये त्रिवेणी संगम बनता है आपके नवाटपुरा या फिर आपके नवाटापरा, जहां पर कि आपके बेणेश्वर धाम स्थित है। कौन सा स्थित है, बेणेश्वर, जिसको बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसको आदिवासियों का आपके क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। और आपके माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अपन मैच द फॉलोइंग में देखते हैं कि कौन कौन से। तो रामेश्वर घाट में आपके बनास नदी मिलती है, बनास के साथ में सीप और चंबल, तो पहला ये। दूसरा आपके राजमहल में, तो राजमहल में बनास, खारी और डाई मिलती है। तीसरा आपके बिगोद में, तो बिगोद में बेड़च, बनास और मेनाल नदी आपस में मिलती है। बेणेश्वर धाम में माही, सोम और जाखम नदी आपस में मिलती है। तो ये आपके आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, और सामने आपके वनस्पति या फिर वेजिटेशन दिया हुआ है। BSHW, BWHW, AW और CWG। मरुदबिद वनस्पति, जीरोफाइट पतझड़ वनस्पति, डेसिडियस, स्टेपी तुल्य या स्टेपी टाइप की, और सवाना तुल्य आपके। तो इन चारों में आप लोगों को बताना है कि कोपेन के क्षेत्र में ये वनस्पतियां कहाँ कहाँ पर आपके मिलती है। तो कोपेन अपने बताता है कि इस क्षेत्र में आपके यहाँ पर तो पाया जाता है AW। कौन सा पाया जाता है जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, AW।
यहाँ मिलता है आपके CWG, और इधर वाले क्षेत्र में यहाँ पर आपके पाया जाता है, ये है आपके BWHW, और बीच वाले इस क्षेत्र में यहाँ पर जो मिलता है इसको अपन कहते हैं BSHW। अब यहाँ पर वेजिटेशन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है वो आपके सवाना तुल्य वेजिटेशन पाई जाती है। कौन सी वेजिटेशन है? सवाना वेजिटेशन मिलती है। यहाँ पर जो आपके पाई जाती है वो आपके मानसूनी वनस्पति या फिर आपके पतझड़ वनस्पति मिलती है। कौन सी? मानसूनी या फिर आपके पतझड़ वनस्पति, डेसीडियस और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं तो आपके BSHW, यहाँ स्टेपी वनस्पति मिलती है। कौन सी वनस्पति मिलती है? स्टेपी वनस्पति मिलती है। फिर इधर की तरफ आते हैं BWHW, तो यहाँ पर आपके मरुद्भिद वनस्पति या फिर जीरोफाइट वेजिटेशन पाई जाती है। ये है आपके आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र, आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्र, ह्यूमिड एंड हाई ह्यूमिडिक एरिया, और ये है आपके उपाद्र क्षेत्र, सब ह्यूमिडिक एरिया, और ये है आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि सेमी एरिड एरिया, और यहां पर है आपके शुष्क क्षेत्र या फिर आपके एरिड एरिया। तो एरिड जोन में आपके कौन सी वनस्पति मिलती है? मरुद्भिद वनस्पति मिलती है। इधर अपन आते हैं तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में कौन सी मिलती है? स्टेपी वनस्पति मिलती है। फिर उसके बाद में उपाद्र या फिर आपके सब ह्यूमिडिक जोन में कौन सी मिलती है? CWG में तो मानसूनी पतझड़ या ड्राई डेसीडियस और डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ पर AW आपके आर्द्र और अति आर्द्र ह्यूमिडिक और हाई ह्यूमिडिक एरिया में कौन सी मिलती है? सदर्न और आपके साउथ ईस्ट राजस्थान वाले क्षेत्र में सवाना वेजिटेशन पाई जाती है। और कुछ पार्ट जो है वहां पर एवरग्रीन वनस्पति या फिर आपके उपोष्ण सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है। तो यहाँ क्या क्या पूछा गया है, तो इसमें आप लोगों को BSHW, तो BSHW में आपके स्टेपी जलवायु, BWHW में आपके मरुस्थलीय या फिर जीरोफाइट, AW में आपके सवाना वेजिटेशन पाई जाती है, और CWG में आपके पतझड़ या फिर डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर क्या कहा गया इसमें देखते हैं अपन। पूछा क्या गया, सही नहीं है, गलत कौन कौन से स्टेटमेंट है ये देखना है यहाँ से। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट साउथ, तो पहली बात तो ये साउथ में नहीं है, नॉर्थ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्यों? क्योंकि हम भूमध्य रेखा के उत्तर में, इक्वेटर के ऊपर में, उत्तर की तरफ है अपन। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश होंगे या फिर आपके नॉर्दर्न लैटिट्यूड होंगे, और जबकि देशांतर होंगे वो सारे पूर्वी देशांतर होंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होंगे वो। तो यहाँ पर आपकी ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में या अक्षांश के, उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से अधिक है। नहीं भाई, अक्षांशीय विस्तार तो है 7 डिग्री 9 मिनट, जबकि देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपके? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है 69 डिग्री 30 मिनट वेस्ट नहीं है, ये आपके पूर्वी देशांतर होगा। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य देशांतरीय विस्तार है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाता है? गलत, क्योंकि पूर्वी देशांतर होंगे, यहाँ पर पश्चिमी देशांतर नहीं होगा। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर आता है राजस्थान 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में विस्तृत है। बिल्कुल ये बात आपके सही है। ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो भाई ये ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। 1, 2 और 3 आपके गलत हैं। 1, 2 व 3 गलत है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिए हुए, तो ये स्टेटमेंट आप चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खड़ीन बालू का स्तूप है तो उत्तरी जैसलमेर में पाए जाते हैं। खड़ीन इज ए सैंड विच आर फाउंड इन नॉर्दर्न जैसलमेर, तो बिल्कुल गलत बात है। खड़ीन आपके परंपरागत जल संरक्षण की एक तकनीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है, जिससे कि अपन सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपके गलत है। दलदली व लवणीय भूमि रनिया टाट कहलाती है। द स्वाम्पी एंड सैलाइन लैंड इज कॉल्ड रनिया टाट, ये बिल्कुल सही बात है कि दलदली भूमि होती है अपने, वहां पर नमक की मात्रा बच जाती है, पानी सूख जाता है, उसे रनिया टाट कहते हैं। जैसे पोकरण, भाकरी, मोलास, लवा, ब्रह्मसर, फिर उसके बाद में अपने फड़ोदी, बाप, तालछापर, पड़िहारा, ये जो रण पड़ते हैं, नेहड़ रण, थोब रण, तो ये आपके क्या पाए जाते हैं? दलदली और लवणीय भूमि है। फिर आता है रेगिस्तान में जलबेसिन के चारों ओर हरियाली युक्त क्षेत्र को नकलिस्तान कहते हैं। द ग्रीन एरिया
अराउंड द वाटर बेसिन इज डेजर्ट इज इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस। तो बिल्कुल सही बात है कि अपने जैसे कि कोई पानी का एक क्षेत्र बन जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसके चारों तरफ जो वनस्पति होती है उसको क्या कहते हैं, नखलिस्तान, मिराज या फिर आपके ओएसिस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में अपन खींवसर नागौर पढ़ते हैं और आपके कोलायत झील जो है वो भी इसका एग्जाम्पल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही है। जलपट्टी लाठी सीरीज मोहनगढ़ से गडरा रोड तक 80 किलोमीटर है, बिल्कुल नहीं है। मोहनगढ़ से लेकर आपके पोखरण तक है 60 किलोमीटर। कितनी है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक 60 किलोमीटर। वाटर बेल्ट लाठी सीरीज इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मोहनगढ़ टू गडरा रोड 80 किलोमीटर, नहीं भाई 60 किलोमीटर और पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, असत्य कथन कौन से हैं? तो आपके असत्य कथन पहला है और चौथा असत्य कथन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में शहरी लिंगानुपात न्यूनतम है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान हैव द लोवेस्ट अर्बन सेक्स रेशियो? तो यहाँ पर शहरी लिंगानुपात किसका कम है? तो शहरी लिंगानुपात भाई जैसलमेर, धौलपुर और आपके जैसलमेर, धौलपुर और अलवर का शहरी लिंगानुपात कम है। किसका है भाई? जैसलमेर, धौलपुर और आपके अलवर का शहरी लिंगानुपात कम है। तो ये यहाँ तक आपके जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आगे आपके अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन। धन्यवाद। हाँ भाई, करें स्टार्ट हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन आपके क्या है, निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो वही ध्यान रखना है आपको हमेशा कि सुमेलित पूछा है या असुमेलित पूछा है या जो भी पूछा है। तो बताओ खगेश, तो इसमें हो जाएगा आपका खग प्लस ईस हो जाएगा, खग प्लस ईस। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है? आपके गुण संधि का। सहोदर, तो ये आपका ये हो जाएगा सह प्लस उदर, सह प्लस उदर। जैसे अन्योदर, तो अन्य प्लस उदर, अन्य प्लस उदर, तो ये भी आपके गुण संधि का। प्रेक्षक, तो ये आ जाएगा प्रे प्लस इक्षक, ई में मात्रा बड़ी। तो ये सारे किसके हैं? आपके गुण संधि के। ठीक बात है। ये दिग्ग देवता, तो ये है आपका दिक्, ये दिक् प्लस देवता। तो व्यंजन संधि में अपने पढ़ाई था कि ये जो पहला है वो तीसरे में चेंज हो जाता है, तो कै किस में चेंज हो जाएगा? गै में। तो वाक देवी, तो ये क्या हो जाएगा? वाक प्लस देवी। क्यों? क्योंकि अघोष के सामने क्या आ रहा है? आपका शघोष आ रहा है। तो शघोष आ रहा है तो जो पहला है वो तीसरे में चेंज हो जाता है, खुद के तीसरे में। तो ये कै किस में हो जाएगा? गै में। फिर आपके ये तन में, तो ये हो जाएगा आपके तत् प्लस मैं, तत् प्लस मैं। तो पहले के सामने अगर न और मैं आते हैं, न और मैं आते हैं, तो पहला खुद किस में चेंज हो जाता है? पांचवें में, पांचवें में चेंज हो जाता है। तो ये आपका हो गया व्यंजन संधि। ठीक है। फिर है पयोधर सरोकार, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पयधर, और इसमें सरह है विसर्गकार और पुरह है विसर्ग प्लस धा, तो ये हो गए विसर्ग संधि के। फिर है आपके परमोदार्य, महोत्सुक के, महेंद्र जाली, तो ये क्या हो गया? आपके परम प्लस औदार्य। ठीक है, परम प्लस औदार्य, तो ये वर्दी संधि के हो गए। परम प्लस औदार्य, तो ये वर्दी संधि के हो जाए। बताओ, देखो दो मात्रा आ रही हैं, दो मात्रा आ रही हैं, है ना। महेंद्र जालिक, इसमें भी क्या आएंगी? दो मात्रा आएंगी, इसमें भी क्या आएंगी? दो मात्रा आएंगी। ठीक है। तो वृद्धि संधि के हैं एग्जाम्पल, किसके हैं? तो परम प्लस औदार्य। अब औदार्य को भी अगर तोड़ें तो उदार में क्या है? ये पढ़ते हैं, उदार में ये पढ़ते हैं। अगर महोत्सुक के करें तो महा प्लस औत्सुक के, ये आपका क्या है? औत्सुक के। अगर औत्सुक के को भी तोड़ दें तो ये आपके उत्सक में क्या है? ये पढ़ते हैं। ठीक है। वैसे ही महेंद्र जालिक, यानी मात्रा दो है इसमें, है ना, ध्यान देना, मात्रा दो है। तो ये क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्रजालिक, महा प्लस इंद्रजालिक। और अगर इंद्रजालिक को तोड़ें तो इंद्रजाल प्लस इक, इंद्रजाल प्लस इक हो जाएगा आपका, इंद्रजाल प्लस इक हो जाएगा ना। फिर ये ई आई में चेंज हो जाएगा। तो ये किसके हैं? आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2, 3, 4 और 1। तो देख लो 2, 3, 4 और 1, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ। तो किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ठीक बात है। तो ये अनुपयोगी, तो ये आ गया आपके अन्न प्लस उपयोगी, अन्न प्लस उपयोगी। ठीक बात है। इसका मतलब इसमें हुआ अनुदान,
तो इसमें क्या है, अनु प्लस दान, अनु प्लस दान, अनुमान, तो ये हो गया आपके अनु प्लस मान, और अन्वीक्षण, तो ये हो गया आपके अनु प्लस ईक्षण। किससे टूटेगी ये, यण संधि से, ठीक बात है। फिर है आपके अनुभव, तो अनु प्लस भव, अनु प्लस भव, और अन्वेषण, तो अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, ये भी किससे टूट गई, यण संधि से। अनुभाव, तो अनुभवित है, तो ये क्या है, चलो ऐसे देख लो भाई, अनुभाव तो देख लो इसको, और ये आपके अनुराग। अब इसमें पूछा क्या है कि अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें भी हुआ, इसमें, तो इस ऑप्शन में वैसे नहीं हुआ है, इस ऑप्शन में नहीं हुआ है, ठीक है, इन दोनों में नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अन्न आ गया, इसमें क्या आ गया, अन्न आ गया, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, पुत्री शब्द का पूछा है, किसका पूछा है, पुत्री का। तो अचला तो पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी, और बेटी लड़की ये जरूर पुत्री के हैं, लेकिन ये अचला और वसुधा धरती के हो गए। सूता चलेगा, लाली भी चलेगा, अचला पृथ्वी, वसुमती भी पृथ्वी, ये भी नहीं है। अबला, तरुणी, ये श्याम, श्यामा हो गए, श्यामा, कांता, ये स्त्री के हो गए। तनया, तनय पुत्र का, आत्मज पुत्र का, फिर आत्मजा पुत्री का, नंद किसका, आपके पुत्र का, नंदिनी आपके और किसका, पुत्री का, तनु पुत्र का, तनुजा पुत्री का, तो ये ऑप्शन आपका डी हो गया, ठीक है। कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है, एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह है, 20 का समूह है एक जीव का, तो ये सीधा से हो गया है ना, कि एक कोड़ी भी नहीं है क्या आपके पास, है ना, 2 कोड़ी का आदमी, तो 20 का समूह है नहीं, और एक समुद्री जीव का खोल क्या है आपके, कौड़ी, क्या है, कौड़ी, तो ये कौड़ी क्या है आपके 20 का है, ठीक है। सर्जनम शब्द ये है आपके हिंदी का सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। तो आगे और देखते रहिए। अब हम दोस्तों जनरल साइंस के जो आपके प्रश्न थे, आइए उनके बारे में हम व्याख्या करते हैं। एक क्वेश्चन आपके आया था, एक दोलन करते हुए सरल लोलक सिंपल पेंडुलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है। फर्स्ट है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। द एनर्जी इज मिनिमम एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। ये हमारा पेंडुलम है, यदि ये इस प्रकार से मोशन करता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यदि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी विशेष पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमम ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ना कि मिनिमम होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकंड क्या है, अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। यदि सिंपल पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट है, यही हमसे पूछ रहा है। तीसरा है, माध्य अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, नहीं। द काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। माध्य अवस्था होती है, क्या यहाँ पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कम है, नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर याद रखना गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। जबकि यहाँ पर दोनों में उल्टा दे दिया है, ये अधिकतम नहीं होगी, ये न्यूनतम नहीं होगी, ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिक्रिया CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराने पर कॉपर प्लस H2O बना है, इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है। ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, याद रखना इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहां पर आप देख पा रहे हो CuO से बना है Cu, इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, यहां पर कमी हुई है। और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहां पर H2O से बना वाटर, यहां पर ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ऑक्सीजन की वृद्धि को कहते हैं ऑक्सीडेशन या उसको उपचयन कहते हैं।
यहां पर कॉपर ऑक्सीकरण का क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की कमी हो तो उसको रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ग्रोथ हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पर कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हुआ है, कॉपर का तो क्या हुआ है यार ना, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो कॉपर का तो क्या हुआ है, अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन ऐड होकर के वाटर बना है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट आंसर, कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पर कॉपर का तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो 27 का 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम के अवलोकनों पर आधारित है, क्या एकल संकरण, द्विसंकर संकरण, परीक्षण संकरण, बैक संकरण। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सिंगल हाइब्रिडाइजेशन, डाई हाइब्रिडाइजेशन, टेस्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड बैंक हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना, हमने एक पढ़ा है मेंडल का द्विसंकर संकरण का नियम, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब मेंडल ने एक तरफ गोल व पीले बीज वाले पादप लिए थे, राउंड एंड येलो, और एक तरफ लिए थे झुर्रीदार एवं हरे, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के। तो वहां पर जब देखा, जब मेंडल ने पॉलिनेशन करवाया था, ऑटो पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, तो पता चला कि कहीं गोल पीले के साथ ऐड हुआ, कहीं पीला गोल के साथ ऐड हुआ, कहीं हरा झुर्रीदार के साथ ऐड हुआ। इसका मतलब प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है और कोई भी लक्षण किसी भी लक्षण के साथ जुड़ करके नए रंग रूप का निर्धारण कर सकता है। इसका मतलब ये जो मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, डाई हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 28 का बी होगा। और लास्ट क्वेश्चन था, रॉबर्ट मेयो के अनुसार पृथ्वी पर उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेयो द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज, एनसीईआरटी का आंकड़ा है, याद रखना। एनसीईआरटी के अनुसार, रॉबर्ट मेयो के अनुसार, याद रखना, अर्थ पर लगभग प्रजातियों की संख्या कितनी है, बताओ। 7 मिलियन है। कितनी है, 7 मिलियन है। तो ये थे दोस्तों हमारे साइंस से संबंधित 4 प्रश्न थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, जो कि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा। आप लोगों के शैक्षिक प्रबंधन और मनोविज्ञान के क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों से करूंगा डिस्कशन और शानदार तरीके से बात। आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। चलिए बेटा, गुणवत्ता चक्र का विकास किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया? शैक्षिक प्रबंधन का पहला क्वेश्चन है और आप इसके राइट आंसर के बारे में मुझे बताएंगे फटाफट से। चलिए बताओ मुझे, क्वालिटी सर्किल वाइज डेवलपमेंट डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था गुणवत्ता चक्र? वाल्टर सेवार्ट, कोरू इशिकावा, जोसेफ ए जुरान और फिलिप वी क्रोशबी। बेटा गुणवत्ता चक्र के बारे में बात करें तो गुणवत्ता चक्र के अंतर्गत आप लोगों को पता है, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत जो टॉपिक है गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, तो ये गुणवत्ता चक्र के बारे में बताया था किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? तो इसी के बारे में बात करेंगे, उसे कहते हैं कोरू इशिकावा। कोरू इशिकावा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर, और राइट आंसर के बारे में बता दीजिए, आपका राइट आंसर क्या है? देखें, इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो देखेंगे बेटा, फटाफट से देखेंगे। लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का गुण नहीं है, लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का नेतृत्व के गुणों का विकास करना, अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाता है और अध्यापक की मौलिकता में वृद्धि की जाती है। बेटा लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण के बारे में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्चुअल ऑफ डेमोक्रेटिक सुपरविजन? लीडरशिप क्वालिटीज आर डेवलप्ड, टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर रेस्पेक्टेड और ओरिजिनलिटी ऑफ टीचर्स इंक्रीजेस, या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। तो बेटा हम बात करेंगे लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण का जो गुण नहीं है, सभी के सभी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण के गुण हैं, जैसे नेतृत्व के गुणों का विकास करना, अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करना, लोकतंत्रीय मूल्यों का सम्मान करना, लेकिन
अध्यापकों की मौलिकता में वृद्धि करना, ये इसके अंतर्गत इसका गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज करेक्ट आंसर। मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है? व्यवहारवादी, मानववादी, नौकरशाही या उपरोक्त? अनुत्तरित प्रश्न राइट आंसर करके बता दीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा या नौकरशाही विचारधारा? क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर के बारे में बात करें। मेंटल रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द विच आइडियोलॉजी? साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडियोलॉजी, बिहेवियरल आइडियोलॉजी, ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी और ब्यूरोक्रेटिक आइडियोलॉजी? बात करेंगे बेटा यहां पर मानसिक क्रांति के संबंध के अंतर्गत बात करें तो मानसिक क्रांति शब्द के बारे में बात करेंगे ना, तो मानसिक क्रांति शब्द दिया था वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के अंतर्गत आएगा। और वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रवर्तक बताऊं कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के बारे में बताया था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्होंने कहा था कि प्रबंधन के अंतर्गत साइंटिफिक चीजों को, नियमों को, सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट चलेंगे बेटा, यहां पर इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, आत्म अनुशासन पर बल देना, नेता परामर्श व मित्र और व्यक्तिगत विकास के अवसर नहीं मिलते। प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता के अंतर्गत बात करें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या होता है? जिसमें नेता अपने कार्यों का बंटवारा कर देता है और विभिन्न प्रकार के अनुयायी उसके कार्यों के आधार पर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। बिल्कुल, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। बिल्कुल, यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा। आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता है। एम्फेसिस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसको बढ़ावा मिलता है। नेता परामर्शदाता है, मित्र के रूप में होता है। लीडर इज ए एडवाइजर एंड फ्रेंड के रूप में रहेगा। और बात करेंगे व्यक्तिगत विकास का अवसर नहीं मिलता। प्रजातांत्रिक के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है। मतलब यहां पर देयर इज नॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, जबकि अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला, राजस्थान में विद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संस्था कौन सी है? राजस्थान में विद्यालय व अध्यापकों के अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, ठीक है। बात करेंगे यहां पर निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करके बता दीजिए मुझे। इन राजस्थान दी हाईएस्ट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कूल एंड टीचर इवैल्यूएशन इज। बात करेंगे इन राजस्थान दी हाईएस्ट एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लानिंग, इसे इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल एंड टीचर। तो यहां पर बेटा राजस्थान में विद्यालय और अध्यापक शिक्षा के लिए जो सबसे बड़ी शैक्षिक प्राधिकारी संस्था मानी गई है, वो सबसे बड़ी शैक्षिक प्राधिकारी संस्था के बारे में बात करें तो वो कौन सी है? आपकी RSCERT। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। RSCERT इज परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न का आंसर बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 16। चले बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत चलेंगे कि यहां पर राइट आंसर क्या है। देखें, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है? यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में बिल्कुल सही है? Which of the following statement is correct with reference to educational psychology? In it studies only science. In educational psychology, theories are credited only on the basis of information. In the educational environment, the behavior of the learner is studied through scientific methods, or in this only the behavior of student is studied. बात करेंगे यहां पर राइट आंसर कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है?
तो ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है? नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है? नहीं। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन होता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला आंसर करिए और बताइए। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और इसका राइट आंसर बता दीजिए। सुमेलित करके, मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, पेडागोजिक क्रीड और शिक्षा की प्रक्रिया। तो मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी किसने दिया था? जीवी वॉटसन के बारे में। मनोविज्ञान के सिद्धांत विलियम जेम्स के द्वारा बात करी थी। शिक्षा की प्रक्रिया जेरोम ब्रूनर के द्वारा बात करी गई थी। और पेडागोजिक क्रीड जॉन डीबी ने बात करी थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। व्यवहारवाद के बारे में कौन बात करते हैं? जीवी वॉटसन। मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में बात कौन करते हैं? विलियम जेम्स। पेडागोजिक क्रीड के बारे में बात करते हैं कौन? जॉन डीबी। और शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं जेरोम ब्रूनर। तो राइट आंसर बात करेंगे यहां पर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो साइकोलॉजी ए बिहेवियरिस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, पेडागोजिक क्रीड और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का क्या रहेगा? चलो नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न, हाँ बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट अगला, प्रकृति पालन पोषण विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रकृति पालन पोषण विवाद, प्रकृति का मतलब होता है, मैं आपसे बात करूं, दो चीजें यहां पर, एक तो प्रकृति और एक पालन पोषण। प्रकृति का मतलब होता है हेरिडिटी, यानी कि जिसे कहा जाता है वंशानुक्रम, इसे कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी। और पालन पोषण के बारे में बात करें, इसे कहा जाता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक बच्चा जो एक खाली स्लेट के समान होता है, जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हालांकि जॉन लॉक ने कहा था, किसने कहा था? जॉन लॉक के द्वारा, ये नहीं है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, ऐसा भी नहीं है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। और बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम तथा परिवेश विभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं तथा दोनों विकास को क्या करते हैं? प्रभावित। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगला प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर पियाजे अनुमोदन करते हैं कि प्री ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। इनमें से किसे इन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार बताया है? जीन पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में बात करूं बेटा, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत चलेंगे तो ये होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तो परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक अयोग्यता, पलटावी चिंतन की योग्यता, अमूर्त तार्किकता की कमी और व्यक्तिगत परिकल्पित कथा बात करते हैं। पियाजे approves that children are unable to remember in the pre-operational stage. Which of the following did he hold responsible for this inability? Hypothetical deductive reasoning inability, reflexive thinking inability, lack of abstract reasoning और पर्सनल मिथ। राइट आंसर बता दीजिए। जीन पियाजे ने जब बात करी थी बेटा प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे से बोलो 2 गुणा 5 बराबर कितना होगा, तो बच्चा बता देगा 10। यहां पर बच्चे से बोलो 5 गुणा 2, तो बच्चा इसका राइट आंसर नहीं कर पाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर, पलटावी क्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, नेक्स्ट चलते हैं अगले बिंदु के बारे में। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट चलो बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में।
टंकण कार्य कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं किया करते हैं तो हम भूल जाते हैं। टंकण कार्य कंप्यूटर पर हम लगातार काम नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। यह सिद्धांत किसके अनुसार है? पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, वेंडूरा का अवलोकन अधिगम सिद्धांत और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कहीं ना कहीं इस प्रश्न के राइट आंसर के बारे में बात करें तो देखेंगे, इफ ही डोंट प्रैक्टिस टाइपिंग और कंप्यूटर वर्क कंटिन्यूसली वी फॉरगेट इट, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? अकॉर्डिंग टू पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, अकॉर्डिंग टू स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, अकॉर्डिंग टू बांडुराज ऑपरेशनल लर्निंग और अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बात करेंगे बेटा, वास्तव में टंकण कार्य पर अभ्यास नहीं किया जाता तो व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद इसे क्या कर जाता है बच्चों? भूल जाता है, भूल। तो यह आप लोगों के, आपसे बात करूं तो यह थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। पॉवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बात करी थी और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। स्किनर ने किया था चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, ठीक है, अपने कबूतर पर प्रयोग करके इसको सिद्ध किया था। और वेंडूरा के बारे में बात करें तो इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में इनके द्वारा क्या किया गया था? बताया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बताइए शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है? शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है? एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित करती है। नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया को खो जाती है और एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो राइट आंसर के बारे में बात करें तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से। तो देखें, व्हाट इज मेंट बाय क्लासिकल कंडीशनिंग? ए स्टिमुलस acquired the ability to elect a response which was originally elected by another stimulus. A stimulus lost its ability to stimulate a response that was originally stimulated by another stimulus. A negative reinforcing stimulus causes a voluntary response to be lost. A voluntary response is followed by in a responding stimulus. बेटा बात करेंगे, देखो इसके बारे में बात करें तो यहां पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत पावलोव ने एक बात बोली थी पावलोव के द्वारा, और वो क्या बोली थी? एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित होती है। मतलब हमेशा व्यक्ति उत्तेजना के कारण कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। जैसे कुत्ते के सामने भोजन को परोसा जा रहा था तो कुत्ता एकदम से सतर्क हो गया और उसने लार को गिरा दिया। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अब कुत्ते के सामने भोजन भी नहीं है, फिर भी कुत्ता क्या कर रहा है? निश्चित रूप से घंटी की आवाज पर भी अनुक्रिया करने लग जाता है। इसका मेन कारण है क्या? उत्तेजना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट अगला देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मैंने क्या कहा? हाँ, अगले प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे। अगले प्रश्न के बारे में, कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें से उच्च बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि, सांवेगिक लब्धि और आध्यात्मिक लब्धि होती है। कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं। क्यों? तो इसलिए हो जाते हैं बेटा, सम पीपल एडजस्ट इजीली विद न्यू पीपल बिकॉज दे हैव हाई इंटेलिजेंस क्वांटेंट, एजुकेशनल क्वांटेंट, इमोशनल क्वांटेंट और स्पिरिचुअल क्वांटेंट। तो 100% एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इसलिए समायोजित हो जाता है आसानी से क्योंकि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर निश्चित रूप से आपसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि,
सांवेगिक लब्धि के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर। सांवेगिक लब्धि के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रक्षात्मक युक्तियां क्या हैं? सामाजिक प्रक्रिया, परामर्श प्रक्रिया, सांवेगिक प्रक्रिया या अनुत्तरित। डिफेंस मैकेनिज्म आर सोशल प्रोसेस, ईगो प्रोटेस्टिव, काउंसलिंग प्रोसेस और इमोशनल प्रोसेस। हमेशा बात करेंगे बेटा, रक्षात्मक युक्ति शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्राइड के द्वारा। और सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत, रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत, कि ये तो अहम सुरक्षात्मक हैं। एक व्यक्ति इनका सहारा लेकर के अपने जो भी दुखद बातें हैं, कटु अनुभूतियां हैं, अचेतन मन में डालता है और आगे बढ़ जाता है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगला नेक्स्ट, सृजनात्मकता की पहचान करने के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से किस विकल्प गुणों को अंकित करता है? बात करेंगे बेटा। तो यहां पर पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ, विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण और विस्तार, निरंतरता, लोचीयता, मौलिकता और विस्तार। मैंने क्या कहा, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके अंतर्गत डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए निरंतरता, लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार का होना जरूरी है। मतलब द टेस्ट क्रिएटेड बाय द गिलफोर्ड टू आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी, measure various qualities of creativity. Which of the following options represents those qualities? Pre-consciousness, similarity, survey and understanding, expansion, similarity, understanding, continuity, originality, insight, survey and expansion, और continuity, flexibility, originality और expansion। यानी कि राइट आंसर कौन सा? हाँ, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन, आंसर बताना इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि का आयाम नहीं है? सांवेगिक बुद्धि का आयाम नहीं है कौन सा, वो बता दीजिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि का आयाम नहीं है? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ और विश्लेषण, समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता और चिंतन। संवेगात्मक बुद्धि का यह भी आयाम है, देख लो, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ और विश्लेषण, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, समस्या की जन्मजात योग्यता। इसके राइट आंसर ये नहीं है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए dimensions of emotional intelligence? Perception, appraisal and expression of emotions, understanding and analysis of emotions, innate ability to solve problems, or emotional facilitation of thinking. Facilitation of thinking, emotional facilitation of thinking। तो राइट आंसर के बारे में बात करेंगे। समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता ये नहीं है, सब इमोशंस के अंतर्गत बात कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे, और यहां पर आकर के ये आपके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।